सबसे पहले जो हमने ये किया था, ये तो संचित, प्रारब्ध और क्रियमान, ये पॉइंट क्लियर है सबको। ज्योतिष के बारे में सारी नॉलेज है, मतलब किस तरह से ज्योतिष क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या देखा जाता है। देन प्लैनेट, 9 प्लैनेट हमने कवर अप कर लिए थे, उनसे रिलेटेड सिग्निफिकेटर कि किस प्लैनेट से क्या लिंक बनते हैं। देन अब आ जाते हैं हम ये पीडीएफ में ना, मैंने एक और कॉलम दिया था, इसको आप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैं बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, ये मैं क्लियर नहीं करूंगी। जैसे ये मिथुन राशि है, जिसकी भी लगन, जो अगर हम कुंडली लगाते हैं और लगन में मिथुन राशि यानी कि 3 नंबर की राशि आती है, तो उसका नेचर कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, इसमें सारी डिटेल दी हुई है। इसको आपने खुद रीड करना है। मैम ये सन राव कहते हैं ना, एक सन साइन होता है, एक मून साइन, ये मून साइन कहलाएगा ये वाला? नहीं नहीं, हम लगन से लेंगे, लगन वाली कुंडली लेंगे, जो मेन फर्स्ट कुंडली होती है ना, हाँ जी। वो ही जो लेंगे। फर्स्ट हाउस में जो राशि नजर आएगी। बिल्कुल। ओके मैम। एस्ट्रोसेज में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और जो फर्स्ट नंबर पे आएगी ना, उसी को हम मेरी लेंगे। 10 आ रही थी मैम, मेरी तो मेरी बिल्कुल, तो आपका आ गया कैप्रिकॉर्न हो गई। कैप्रिकॉर्न। एक बार मैं कैप्रिकॉर्न रीड दिखाती हूँ आपको, रीड करते हैं एक बार, देखते हैं कितना मैच करता है। कर्क, हम्म, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वाले जातक गहराई से सोचने वाले होते हैं। इस राशि का स्वामी शनि है। धन एवं व्यापार के मामले में इन राशि के जातक बहुत ही सावधान रहते हैं। यह एक समय में कई कार्य करने में सक्षम होते हैं। ये मनोरंजन करने वाले और अच्छी याददाश्त के धनी के साथ साथ अच्छे कहानीकारक भी होते हैं। इस राशि की महिलाएं अपने घर में व्यवस्थित रहती हैं। कभी कभार इन राशि के जातक अपने स्वार्थ को आगे रखते हैं और इन्हें खुद पर भरोसा भी नहीं होता है। इनकी वाचाल प्रवृत्ति होती है और अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति समझते हैं। इसके अलावा ये राशि वाले दृढ़ निश्चय और महत्वाकांक्षी होते हैं। संदेह करना इनका नकारात्मक पक्ष है। अगर ये किसी पे डाउट करते, शक करते हैं, तो ये इनका नकारात्मक पक्ष है। अब बताइए कितना मैच किया है। 95। ओके। तो इसी तरह से हर राशि के बारे में इसमें डिटेल में दिया हुआ है। हालांकि ये बहुत शॉर्ट डिटेल दी है, और भी होती है, बट मैंने यहाँ पे शॉर्ट ही डिटेल दी है। तो मैम अगर ये लगन में जैसे मकर राशि, तो ये नाम जातक का इस वाले शब्दों से आना चाहिए, नेटिव जो भी होगा बंदा? नहीं, इसके लिए मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ, एक सेकेंड। सबसे पहले तो हम नक्षत्र को समझ लेते हैं, जो 27 नक्षत्र है हमारे। ये सारे 27 नक्षत्र इस चार्ट में भी दिया हुआ है विद पद, यानी कि अश्विनी के 4 पद, भरनी के 4 पद और कृतिका का 1 पद। इसी तरह से कृतिका, रोहिणी, मृगशी, ये जो डायरेक्शन है ना, इसमें ये फर्स्ट हाउस है, यहाँ पे सेकेंड हाउस काउंट किया हुआ है। थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। लेकिन जो नॉर्मल हमारी कुंडली होती है वो ऐसी होती है, जो एस्ट्रोसेज में आएगी इस तरह से। फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सारे नक्षत्र याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद होते तो वो धीरे धीरे याद हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। अब जो पहले चार्ट दिखाया था मैं, उसमें क्लॉकवाइज चल रहे थे सारे वो हाउसेस, 1 2 बिल्कुल 3। बिल्कुल, वो क्लॉकवाइज चल रहा था, ये एंटी क्लॉकवाइज। ओके। अब यहाँ पे नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूला,
इसका जो स्वामी है वो केतु है। भरणी, पूर्वफाग्नि, पूर्वषाढ़ा, इसका जो स्वामी है वो शुक्र है। कृत्तिका, उत्तरफाग्नि, उत्तरषाढ़ा, स्वामी सूर्य। रोहिणी, हस्त, श्रवण, इसका जो स्वामी है वो चंद्र है। मृगशी, चित्रा, घनिष्ठा, इसका मंगल है। अद्रा, स्वाति, सतभिषा, इसका स्वामी जो है वो राहु है। पूर्णवासु, विशाखा, पूर्णभद्रा, इसका जो स्वामी है वो गुरु है। पुष्य, अनुराधा, उत्तरभाद्रा, इसका जो स्वामी है वो शनि है। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इसका जो स्वामी है वो बुध है। यानी कि 27 नक्षत्र के अपने ही स्वामी है, और वो स्वामी कौन है? वो प्लैनेट ही है और कोई नहीं है। तो बेसिकली हम किस कॉन्सेप्ट पे आ गए? प्लैनेट पे आ गए दोबारा से। अब जो नाम, किसका नाम क्या रखना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे हम? अब यहाँ पे मैं कुंडली से आपको समझाती हूँ, कुंडली से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, शेयर हो रही कुंडली? जैसे कि यहाँ पे आप देखिए मून है। मून का जो नक्षत्र है वो पूर्णवासु नक्षत्र है। ये पूर्णवासु नक्षत्र में आ गया है, तो इसका लॉर्ड कौन बन गया? जुपिटर बना है। ये चीज क्लियर हुई आपको? पहले मुझे एक बार इतना बता दीजिए। मैम 3 नंबर है ना, इसलिए जुपिटर हो गया इसका। ये 3 नंबर जुपिटर का नहीं होता है। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। मैम नक्षत्र का स्वामी जुपिटर है इसलिए ना? जी बिल्कुल, नक्षत्र का स्वामी जुपिटर है इसलिए। मैं नक्षत्र वही वाला जो सिस्टम जो आपने बताया था वो 20 डिग्री पे आ रहा है। जी बिल्कुल, सेम वही पैटर्न यूज कर सकते हो, तो आप वही पैटर्न यूज कर लीजिए। वैसे तो देखो सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा। अभी एस्ट्रोसेज आप खोलिए, मैं आपको एस्ट्रोसेज में भी समझाती हूँ। एक मिनट। कृष्णा जी, एक बार ना मुझे एस्ट्रोसेज शेयर करना, आपको शेयर करना पड़ेगा। जी मैम, ताकि पहले मैं एक बार एस्ट्रोसेज समझा दूंगी किस तरह से देखना है। ठीक है। शेयर हो रही स्क्रीन एस्ट्रोसेज वाली? जी ओके, अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिए। पवन जी आप बोलिए डेट ऑफ बर्थ अपनी। 21 जुलाई 1977 दिल्ली का है मैम। एस्ट्रोसेज में सेम ऐसे ही आपने फीडअप करना है, नेम, प्लेस और डेट ऑफ बर्थ। आपकी अब ये आ गई। अब यहाँ पे देखिए मून कहाँ पे बैठा हुआ है? 9th हाउस में 6th हाँ जी, राशि के साथ बैठा। 9th हाउस में 6 राशि के साथ। ये नीचे जो दिए गए हैं ना, ये डिग्री है। जैसे कि लगन की 2 डिग्री 32 सेकेंड, मंगल की 2 डिग्री 11 कला, शुक्र की 22 डिग्री 42, ये सारी डिग्री है। चंद्र की है 06 डिग्री 41 कला। हाँ जी। तो ये तो हो गया चंद्र की डिग्री। अब हमें पता करना है कि चंद्र किस नक्षत्र में है। स्क्रॉल कीजिएगा अब आगे, जहाँ पे नक्षत्र वाली लाइन आती है ना। एक मिनट, पीछे पीछे पीछे, पीछे एक स्टेप पीछे चले जाइए। हाँ, अब यहाँ पे देखिए चंद्र कहाँ पे आ रहा है? उत्तरफाल्गुनी। हाँ जी मैम। उत्तरफाल्गुनी में आ रहा है। कौन से हाउस में बैठा है? कन्या। हाँ जी। कन्या में ये चौथा चरण है। तो वैसे तो मैंने उसमें पूरा आपको कन्या का जो देखोगे ना, जब कॉलम, उसमें मैंने अल्फाबेट्स दे रखे हैं कुछ, जो चरण वाइज नहीं दिया हुआ है, वो प्रॉपर कन्या के दिया है। लेकिन कन्या में भी जैसे चरण आएगा, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, अभी चौथे चरण में है। मैम ये कैसे पता लगा ये चौथे चरण में है चंद्र कन्या का? ये लिखा हुआ ना, देखो यहाँ पे, ये जो पद लिखे मैम, पद 4। हाँ ये पद लिखे हुए।
ये पद लिखा, अच्छा पद, हाँ पद लिखे हुए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से पता चल जाएगा चरण। बाकी आगे जब मैं केपी में जाऊंगी ना, तो ये सब लोड करना बताऊंगी ना, तब मैं बताऊंगी इसके बारे में थोड़ा सा और। नक्षत्र हो गया फाल्गुनी। तो इसके अकॉर्डिंगली हम नाम रखते हैं। कन्या में आया था तो कन्या के अकॉर्डिंगली जो आपका नाम आएगा वो रख सकते हैं उत्तराफाल्गुनी में। तो चरण के अकॉर्डिंगली हम चरण, बेसिकली हम चरण को कैच करते हैं। मैं चरण वाला भी चार्ट भेजूंगी नेम प्रेडिक्शन का, जिसके अकॉर्डिंगली अल्फाबेट्स वगैरह जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम नाम रख सकते हैं। अब आपका आया था कन्या में चौथा चरण, तो नाम जो जाएगा ना वो आपका, अब मैं आप कैंसिल कर दीजिएगा एक बार कृष्णा जी। पंडित से रखवाया था आपने या अपने अपने आप ही रखा हुआ है, ये थोड़ा सा मुझे बताइए। नहीं, पंडित का बताते हैं। पंडित जी ने बताया था कि कन्या राशि है तो पैसे नाम वो रखो इनका, ओके, तभी रखा था। तो पैसे कन्या राशि बनती है। बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए मीन, कुंभ, ये देखिए ये सारे अल्फाबेट्स लिखे हुए ना, डो पा पी पू श न ठ पे पू, तो इससे रिलेटेड नाम होंगे। लेकिन इसमें भी क्या होगा, चरण में डिवाइडेड हो जाएगा। ये अभी मैंने चरण में नहीं डिवाइडेड किया हुआ है, लेकिन इसमें भी हम चरण में डिवाइडेड करेंगे। एक चरण में एक या दो अल्फाबेट्स ही आएंगे, ठीक है ना। तो चरण वाला चार्ट मैं अलग से आपको भेज दूंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप नाम किसी का रखना हो तो आप रख सकते हो इजिली। तो उससे रखने से ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं कि ऐसे जनरल है कि रखना ही है तो उससे रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं? नहीं बेनिफिट मिलता है। अब देखिए किसी का नाम इससे रखेंगे। अब हम आते हैं निम्नोलॉजी पे, क्योंकि आपने निम्नोलॉजी भी करी तो मैं थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करती हूँ। नाम तो हमने अल्फाबेट्स ले लिया कि पहला अल्फाबेट हमें इसका लेना है। अब निम्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली हमें नंबर, नेम नंबर भी हम उसके अकॉर्डिंगली लेके जा सकते हैं। मतलब दोनों तरफ से हम बेनिफिट उठा सकते हैं कि हमने एस्ट्रोलॉजी के साथ निम्नोलॉजी को कनेक्ट कर दिया। ओके मैम। मैडम इसमें एक बात पूछनी थी। मान लो जैसे आप कह रहे भी ना, जो नाम निकला है उसके नाम से रखना है, और वो नाम जो है ना मार्क या बाधक में आ जाए। नाम मार्क बाधक में कैसे आ सकता है? मैडम मान लो कोई भी नाम है, दो अगर मार्क हुआ तो 27 में आ गया, वो 27 में आ गया, और बाधक हो गया तो वो क्या नाम 7, 9, 11 में आ गया। नहीं मेरे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, नाम कैसे मार्क बाधक में आता है, मैं ये चीज नहीं समझ अच्छा, पाई। मैं आपको बताता हूँ। नाम कोई प्लेनेट थोड़ी ना है। नहीं मैं आपको बताता हूँ मैडम। जैसे मेरी ग्राउंड डॉटर है, उसका नाम डी से निकला है, डी से, ठीक है। डी होगी पाइसिस राशि से, और 12th हाउस में है वो, ना सॉरी 7th हाउस में। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, अब 7th हाउस में आ गया तो वो 27 के मार्क भी हो गया और बाधक भी हो गया। नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको नेम बेसिकली उसके डेट ऑफ बर्थ से सूटेबल लेकर जाइए नंबर पे, तो वो ठीक हो जाएगा। उसकी जो नहीं वो तो बात अलग है। मैं कह रहा हूँ कि वो नाम तो डी से निकला है, डी ई। नहीं देखो नाम में ना हम नाम में कभी भी हम मार्क बाधक नहीं करते काउंट। अच्छा नाम में कभी नहीं करते, ठीक। हम अल्फाबेट, क्योंकि अल्फाबेट तो हमें, चाहे आप किसी भी पंडित के पास जाओगे ना तो वो भी उसी के अकॉर्डिंगली बताएगा जो चंद्र जहाँ बैठा है उसके उससे रिलेटेड कौन सी राशि पड़ती है। तो मैं आपकी बात समझ गया, काउंट करेगा। समझ गया कि नाम से ठीक निकला है, बट उसके नाम से तो हमारे को मतलब वो नहीं है ना भी, हमारे को बाधक और वो भी देखना है। नहीं आप वो मत देखिए, आप ये देखिए कि उसकी डेट ऑफ बर्थ से सूट करता है कि नहीं करता है नाम। डेट ऑफ बर्थ से तो मैडम जो भी नाम निकलेगा, जो अल्फाबेट निकलेगा उसी से रखना पड़ेगा ना फिर। हाँ रखो उसी से ही, लेकिन उस नाम को कुछ ऐसा रखो ना कि वो डेट ऑफ बर्थ से सूट कर जाए। हाँ वो बात अलग है। ये बात है कि इसमें मेहनत बहुत लगती है, इतनी आसानी से नहीं बनता है ये। नहीं वो पता है क्या मैम, यदि 2 नंबर का मतलब डेट ऑफ बर्थ है और उसका नाम आप डी से रख दो तो वो 2 और 4 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो न्यूमरोलॉजी में उल्टा हो जाएगा। तो वही ना, इसमें मेहनत लगती है। न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे ही पैसे नहीं लेते हैं। बिल्कुल टाइम लगता है मैम इसमें, ये सही कह रहा हूँ। बिल्कुल मतलब नाम तो उसी से रखना पड़ेगा ना जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से निकला है। बिल्कुल।
ठीक है मैम। नहीं नहीं, यदि आपने ये सीख लिया है तो आप उसके हिसाब से भी रख सकते हो। आप मान लीजिए 2 अल्फाबेट है आपके पास और एक एंटी में जा रहा है, एक फेवर में जा रहा है, तो फेवर वाले से रख सकते हो यदि आपको नॉलेज है तो। हाँ, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट 2 अल्फाबेट तो होते ही होते हैं हमारे पास, 2 से 3 तो होते ही है। नहीं मैडम, 2 से अल्फ क्यों क्यों होंगे? जब नाम निकलेगा तो एक से निकलेगा सिर्फ। नहीं नहीं, अब जैसे चॉइस आती है पी, जैसे अब इनकी पी आई है, पी के साथ हाँ। कोई और अल्फाबेट भी बताया ही होगा कि इस अल्फाबेट से भी रख सकते हो। कुछ बोला था पवन जी? नहीं बताते वो भय भी है शायद, कई सारे हैं उसमें, 2-3 हैं जो आप बता रहे हो ना, वैसे ही है। हाँ, तो वो पा कुछ था, और भी भो ऑप्शंस था। देते हैं। हाँ जी, कुछ से ऑप्शन थे अलग अलग। नहीं फिर तो चरण के हिसाब से हो गया ना, मतलब मान लो जैसे कन्या राशि है इनकी, इसमें तो 6-7 वो है, बट चरण अगर चरण के हिसाब से देखूंगा तो एक ही अल्फाबेट मिलेगा आपको। मैं चार्ट भेज दूंगी। ठीक है मैडम, भेजो, क्योंकि मैंने तो जो उसमें देखा स्टोसेज में एक ही अल्फाबेट दिखता है। नहीं नहीं, जो निकलते हैं। जो अपनी कुंडली में देखोगे तो। निकलते हैं, मैं चार्ट भेजूंगी। ओके, ठीक है। ये जो है हाउस से रिलेटेड भाव हो गए थे हमारे। फर्स्ट हाउस में क्या होता है, सेकंड हाउस में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसी तरह से हमने 12 मैम भाव को मैम, समझा एक था। एक सवाल था मेरा हाँ जी। कि जो आपने 7वां नंबर भाव है, हम्म। उसका 5वां बैठेगा उसमें। आपने कुछ 5 और 7 का कुछ बताया था लिंक आपस में, कि आपका 9वां भाव 5वां बैठेगा और उसमें 5वां बैठेगा 11, ऐसे कुछ बताया था। हाँ जी बिल्कुल, जैसे यदि सेवन्थ आपने हाउस बच्चा और देखना है फिफ्थ तो हाउस का स्त्री का अगर 7 कनेक्ट नंबर देखें। है तो उसी का 5 नंबर और 7 नंबर देखेंगे, 9 हाँ नंबर। हाँ बिल्कुल, सेवन्थ और फिफ्थ हाउस का कनेक्ट बनेगा तो लव मैरिज के चांसेस होते हैं। अच्छा वही है ना, ठीक है ठीक। हम्म। ठीक। वो फिर किसी भी हाउस में बैठा हो, लेकिन सेवन्थ और फिफ्थ का कनेक्ट बनना चाहिए। वो मैं आगे बताऊंगी ओके कैसे। ठीक। अवस्था ये हमने कर ली थी डिग्री वाइज। ओके, हम नक्षत्र पे थे। हाँ जी, ये चार्ट क्लियर हो गया नक्षत्र का। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कैसे देखना है, चंद्र कैसे देखना है। हमारी जो कुंडली होती है, एक लगन कुंडली होती है, एक सूर्य कुंडली होती है और एक चंद्र कुंडली होती है। बेसिकली हम फॉलो करेंगे केपी में लगन कुंडली। केपी में सिर्फ 2 ही कुंडली फॉलो की जाती है, एक लगन कुंडली और एक केपी कुंडली। जब हम केपी करेंगे तो मैं केपी कुंडली कैसे बनती है वो सारी मैं डिटेल बताऊंगी। चंद्र कुंडली जो होती है, जैसे लगन कुंडली में चंद्र जहां पे भी बैठा हो उसको हम अपनी लगन में ले आएंगे, वो हमारी राशि कुंडली हो जाती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? मतलब सिर्फ केबी में ये देखने के लिए कि राशि कुंडली क्या है, तब वहां पे चंद्र देखना है। बिल्कुल। तो राशि कुंडली केपी कुंडली सेम है मैम, अलग अलग है? नहीं नहीं, दोनों अलग अलग है। राशि कुंडली बेसिकली हम नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन राशि कुंडली होती है जिसमें हम ये जान सकते हैं कि जातक का मन कैसा है। चंद्रमा क्या होता है, मन का कारक होता है। हाँ जी। अब चंद्र जिस राशि में बैठा होगा ना, उसको जब हम लगन पे ले आएंगे तो वो हमारी राशि कुंडली बन जाएंगी। तो उससे हमें पता चलेगा कि उसका मन कैसा है। ये आप धीरे धीरे जब एस्ट्रोलॉजी को और पढ़ोगे ना डीपली, तो वो समझ में आता जाएगा। अब जैसे कि ये चर राशि है, 1, 4, 7, 10, मतलब लगन में किसी के भी 1, 4, 7, 10 आ जाए तो उसे चर राशि कहा जाता है। जैसे आपकी है 10 नंबर की लगन बनता है, हाँ जी मैम। तो यहाँ पे क्या आ गया, चर राशि आ गई। कृष्णा जी, एक बार मुझे इनका वो चंद्र कुंडली बताना, चंद्र कुंडली में कौन सी राशि बनती है? 3 नंबर की ना? कन्या आती है, कन्या ओके, 6 नंबर। 6 नंबर। ओके, और द्विस्वभाव। देखिए, अब आपका मन जो है ना, वो हमेशा भटकता है, कभी हाँ कभी ना में। हाँ जी। मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि चंद्र आपको इंडिकेट कर रहा है द्विस्वभाव। ये मैम कौन सी है, चंद्र वाली राशि के हिसाब से देख रहे हैं वाला? बिल्कुल। आप चंद्र क्या होता है, हमारे मन का कारक होता है। हाँ जी। तो जो चंद्र राशि बताता है, जैसे कि मैं कुंडली शेयर कर देती हूँ आपकी यहाँ पे भी, ताकि आपको और क्लियर हो जाए अच्छे से। इसकी आपने अपने मोबाइल में भी आप बेशक से ये व्हाट्सएप पे खोल लीजिए पीडीएफ, ताकि अगर प्रिंट आउट करा लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मोबाइल पे खोल लीजिए।
मैम एक बात बताऊं मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये मुझे भी ये लग्न और चंद्र को समझने में बड़ा समय लगा था। जी। हाँ, मैं समझ नहीं पाता था। नॉर्मली ऐसे बोलते थे भाई कि आपकी ये राशि फलाना राशि, फलाना राशि। तो बाद में मैं अभी आप मुझे क्लियर करेंगे जितना मैं समझ पाया हूँ। नॉर्मली हम लग्न को देख लेते हैं स्वभाव। बिल्कुल। जो हम लग्न हमारा को बाहरी स्वभाव, स्वभाव है, हम बाहर से हाँ कैसे हैं। स्वभाव हमारा, हाँ हम स्वभाव। अभी अगर एग्जांपल दें पवन जी का, तो पवन जी का स्वभाव ये होगा कि अब मकर हो गया तो एक जगह स्थिर नहीं होगा, ऐसा होगा। अब बिल्कुल चंद्रमा हो जाएगा तो ये मन हो जाएगा, मतलब इनका शरीर भी शायद एक जगह नहीं ठहरता होगा और इनका मन भी एक जगह ठहरता नहीं होगा। राइट। जी पवन जी ये बताइए। बॉडी, मन, ये दोनों कंपेयर। एक बार क्लियर कर दीजिए इस चीज को। मैं अब क्लियर करती हूँ, एक बार मैंने पवन जी से एक्सप्लेन करना चाहूंगी। पवन जी ऐसा ही है, मुझे हाँ बताइएगा। जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। ओके। हाँ जी कृष्ण जी, अब आप बोलिए, कुछ और बताना चाहेंगे। नहीं, मतलब यही कहने का, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना। और मैं दूसरा और भी सोचता हूँ कि जो लग्न होता है वो हमारा आत्मा का कारक हो जाता है। सूर्य वैसे आत्मा का कारक बोल देते हैं, बिल्कुल लेकिन स्वभाव में भी हमारी देखा जाए तो एक इंटरनल आत्मा आ जाती है। और बिल्कुल। मन को हम प्योरली मन से ही जोड़ देंगे। अब इनका एक्चुअली देखा जाए तो ये जो चंद्रमा है वो भी बड़ा कमजोर है, 6 डिग्री पे है और राहु के साथ है। मुझे लगता है कि शायद इनका जो मन होगा ना, वो भक्ति में शायद कम ही रमता होगा, मतलब मन से शायद भक्त नहीं होंगे। नहीं, मन से तो हूँ। ओके। अच्छा, ये होगा तब तो अच्छी बात है। एक्चुअली मैं नॉर्मली क्या होता है, बचपन से ही पूजा पाठ घर में सिखाया है, तो वो आदत बनी हुई है। और हाँ यही कहने का मंदिर मतलब है, जाना मन सब। स्वभाव, वो आपका स्वभाव है। एक्चुअली हम मन को स्वभाव को ना मिक्स करते हैं। अब नहीं हमारे घर नहीं, मेरे पिताजी पूजा करते थे तो वो एक चराचरी आ गई तो हमारे इनबिल्ट हो गया, हम करने लगे। कभी नहीं नहीं, ऐसे मन होगा ना से कि अगर, नहीं, मन से तो अच्छा एक होता है ना, जैसे देखिए मैं कहीं जा रहा हूँ, अगर मुझे मन है कि मुझे मंदिर जाना है, मैं सारे काम छोड़ के मंदिर पहुंच जाता हूँ। ओके। तो मुझे चलिए चाहे अच्छी सर्दी बात है। हो चाहे गर्मी हो, तो वो चीज़ ये मेरे पे नहीं लागू हो रही। अभी तो मैं अगर पूरी फैमिली को जबरदस्ती ले जाता हूँ मंदिर, वो तो कहते हैं वहाँ घूमने चलो हिल स्टेशन में, उन्हें मंदिर ले जाता हूँ, वैष्णो देवी ले गया, मथुरा ले गया। बढ़िया। तो ये अच्छा, शायद मन से ही है, स्वभाव पहले में होता तो पहले शायद ऐसा ना होता जाता हूँ। था, पहले ऐसा होता था कि नहीं, मैं मन। बचपन से ही ऑटोमेटिकली भगवान की तरफ रहा है। मैं तो छोटा सा था, जैसे 6 क्लास में ऑटोमेटिकली दूसरों को देखा और फिर पूजा करना शुरू हो गया। ओके। मैम इनका पंचमेश सेव राशि है ना, इसलिए इफेक्ट दे रहा है। नहीं, एक और भी होगा बल्कि इसमें, किसी ने हो मुझे सकता जबरदस्ती ये नहीं बोला कि आपको पूजा करनी चाहिए। पूरे घर में एक मैं हूँ, एक मेरी मदर है बस, जो पूजा पाठ में रहते हैं। मैं इतने भी भक्त नहीं है कि चोला पहन के बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं। कृष्णा जी, कृष्णा जी, है। हाँ हाँ इनका आप देखिए जी। मून 9th में है, राहु के साथ बैठा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन 5th हाउस हाँ, में देखो मंगल बैठा हुआ है। मंगल ने राहु को अच्छा, कंट्रोल कर रखा है पूरा। मंगल कहाँ बैठे मैम हाँ यही होगा बिल्कुल, जी? हो दृष्टि सकता जाती ना लाल किताब की। है। हाँ5 नंबर में है जाती, ये। जी 5 नंबर में जाती। मंगल है, तो उसकी दृष्टि हम्म, जाती है। उसने राहु को कंट्रोल कर रखा है। राहु को राहु को सिर्फ मंगल ही कंट्रोल कर सकता है। कभी भी राहु के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आए ना, तो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो मैम 11 नंबर में फिर नहीं, कहाँ पे है फिर ये मंगल? देखिए, ये राहु है। कहाँ फिफ्थ हाउस में पे? बैठा ना मैं, 5th हाउस में देखो मंगल है, मार्स है। फिर सीधी 5वीं हाँ, दृष्टि है। आपने लाल किताब नहीं करा, इसलिए आपको नहीं पता चलेगा ये वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा गीता जी, एक बात बताएं, ये जो सैटर्न है, सैटर्न की जो तीसरा एस्पेक्ट है, वो भी कहीं ना कहीं भक्ति की तरफ लाएगा इनको, है ना? 9th हाउस में तीसरी दृष्टि। थर्ड है ना मैम, थर्ड आ रही है इसकी वैदिक के हिसाब से भी। तो फिर वो तीसरी दृष्टि भी डिटैच करेगी ना बिल्कुल दुनियावी चीजों से, तो बिल्कुल। भक्ति के अंदर से हो सकते हैं ये। क्योंकि कहीं ना कहीं मून को भी एस्पेक्ट कर रहा है ना सैटर्न, तो मैम लेकिन सैटर्न कमजोर हो गया ना, 24 डिग्री पे है वृद्धावस्था में, सूर्य ने उसको वो कमजोर कर ठीक रखा है। है, बट एस्पेक्ट का कहीं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आ जाता है। वो अपना देखो थोड़ा स्वभाव तो देता ही देता है, चाहे हाँ। डिग्री वाइज कम भी हो, तो भी थोड़ा बहुत स्वभाव देगा ही। तो सन तो बिल्कुल बालक अवस्था में है ये। बिल्कुल। ओके चलो, अब मैं एक बार ये चीज क्लियर करती हूँ। जैसे कि मुझे बताइएगा पवन जी, हाँ जी। अब आपकी जो है वो चर लगन की कुंडली है, मकर लगन की। हाँ जी। मैं पीडीएफ अपने ऑन कर लीजिएगा, मैं क्योंकि पीडीएफ नहीं शो कर रही हूँ अभी। चर एक मिनट मतलब में। चलायमान, यानी हाँ कि जी। जो चलता रहता है।
तो इस राशि का जातक कभी टिक कर नहीं बैठता है, एक जगह वो बैठता ही नहीं है। इवन वो उसको अगर हम कहेंगे ना प्रोफेशन कौन सा चूज करना है, हम कहेंगे ऐसा प्रोफेशन चूज करे जो हमेशा चलने वाला हो, वो बैठ के काम कर ही नहीं सकता है। अगर वो बैठेगा ना तो क्या होगा, उसके काम में प्रॉब्लम्स आएगी। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि अपना काम ऐसा करे जिसको उसमें चलना पड़े, थोड़ा बहुत ट्रैवल करना पड़े। पहला पॉइंट ये है। अब मुझे बताइए आप कौन सा काम करते हैं, चलने वाला करते हैं बैठने वाला? नहीं, मेरा तो पूरे दिन बैठने वाला है। मैं दिन का शायद 200 मीटर भी नहीं चल पाता, जबरदस्ती मुझे चलना पड़ता है। प्रॉब्लम आती है काम में? काम में मेंटली स्ट्रेस बना रहता है मेरे दिमाग में। कंप्यूटर का काम है मेरा, पूरे दिन सुबह बैठता हूँ, शाम को ही उठता हूँ सीधा। ओके, थोड़ा बहुत अब चल भी लिया करिए। हाँ, वो चल नहीं, वो हो ही नहीं पाता। जैसे अभी मैं काम छोड़ के मैं बैठा हूँ, ये क्लास खत्म होकर फिर काम करूंगा बैठ के, अभी पूरा दिन क्योंकि ऐसे थोड़ा सा निकल मैं जाएगा। कहूंगी एटमॉस्फेयर भी ऐसा हो रखा है ना कि सब लैपटॉप से कनेक्ट हो चुके हैं, हाँ जी। तो इस वजह तो से नहीं, थोड़ी मेरा सी स्टार्टिंग से ही है, जब मैंने प्रोफेशन स्टार्ट किया तब से फर्स्ट डे से मेरे साथ यही है। ओके। मैं बीच में तो ये हो गया था, दिन का शायद मैं घर से निकलता था, गाड़ी में बैठा, ऑफिस गया, फिर गाड़ी से बस बैठा, शायद ज्यादा 200-250 मीटर चलता हूँ पूरे दिन में। हाँ, तो जब आप ट्रेवल करते थे तब आपको ज्यादा अच्छा लगता था या जब आप बैठ के एक जगह काम कर रहे तब ज्यादा कंफर्टेबल नहीं, फील करते थे? ट्रैवलिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगती है मैम, लगती बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे लक में नहीं है शायद। मैंने बहुत कोशिश करता हूँ चीजें चेंज कर लूँ, लेकिन जो मैं सोचता हूँ ना अपने बारे में, भी शायद आप ही से बात हो रही थी हम्म। लास्ट क्लास में, कि मैं जो अपने लिए सोचता हूँ नहीं हो पाता, लेकिन दूसरे को अगर मैं कह दूँ बोल दूँ तो उसका फट से हो जाएगा काम, वो तो कि आप ऐसे कर लो ऐसे कर लो। लेकिन मैं सोचूं ना मैं भी यार बदल के चेंज कर लूँ, मैं नहीं, 10-10 साल में एक ही जगह फंसा हूँ तो फंसा हुआ हूँ। बिल्कुल। ये सन मरकरी उस एक ही उसमें है, 7th हाउस में, इसलिए ना। एक मिनट, अभी कुंडली की बात नहीं करेंगे, अच्छा, तो फिर मेरे ये टॉपिक रह जाएगा। मेरे को चलायमान वाली चीज है मैम, वो मेरी लाइफ में शायद नहीं है। मैं तो एक ही जगह, वो एक ही धर्रे पे चल रही है लाइफ, वो चली जा रही है, बस कोई जी, चेंज नहीं आ रहा कुछ भी। लेकिन लानी बोरियत चाहिए। होने लगी, बोरियत हो गई है हाँ मेरी लाइफ से, बिल्कुल, ये बोरियत हो जाती है, उनको चलना वो हो गई चाहिए है। ही चाहिए। इसलिए हर मैं चेंज समय कर रहा हूँ इन चीजों में, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के, थोड़ा सा चेंज लाइफ में आएगा, थोड़ा या तो भगवान पता है से क्या है, काम रहूं बदलता तो भी। रहता है, काम भी बदलते रहते हैं ऐसे व्यक्ति। मतलब नहीं ये है मैम, ना एक कि ही इच्छा काम तो चल रहा अंदर है से मेरा। है ना, चलने की, चक्कर ये है। हम्म। नहीं मैं, वो तो किसी की भी हो जाएगी अगर कंटिन्यूस एक काम इतने सालों से, मेरे को 20 साल हो गए काम करते हुए, वो तो किसी को भी दोगे वो भी कहेगा चेंज करना है मुझे। बिल्कुल। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ऐसे हर मैं समय एक एक मिनट। बात बोलूं, हम्म। ये जो चर राशि का जैसे अभी आप बता रहे हो ना, ये बिल्कुल बिल्कुल 101% सही है ये। ओके, जो हाँ बिल्कुल सही है मैम, क्योंकि आपकी मैं भी है खुद, शायद, है ना? हाँ, ये अच्छा, जब हम मूवमेंट में रहते हैं ना तो हर मेंटली और फिजिकली बिल्कुल फिट रहते हैं। बिल्कुल। हाँ, बहुत बिल्कुल सही है ये। अगर मैं चल रहूंगा तो मैं फिट रहूंगा, लेकिन मैं भी बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ। माइंड मेरा ऐसा रहता है बस के भन्नाया कहते हैं ना जिसे। आप ना वॉक लेकिन करिए, सर आप वॉक कर अपने लिया लिए कीजिए। थोड़ा सा टाइम निकाल के, थोड़ा मैम जैसे बोल रही है ना, हाँ जी। वॉक करना, वो जरूर करिए, बहुत नहीं तो फर्क फिर पड़ेगा बहुत आपको। मतलब बोरिंग वाला सिचुएशन हो जाएगा, हाँ, मतलब कि चर है, और लेकिन फिर मेरी पता है लाइफ में इसमें क्या ऐसा है, नहीं है। हेल्थ इश्यूज पे भी इफेक्ट कर सकता है ये चीजें। हाँ जी। अच्छा, हर समय कुछ ना कुछ करते रहना इनकी फितरत में देखा गया है। हाँ जी, ये है मैम। व्यक्ति में आलस नहीं होता है, क्रियाशील रहता है। हाँ जी। गतिशील व क्रियाशील का इनमें मुख्य गुण होता है। ये परिवर्तन पसंद करते हैं और एक स्थान पर टिक कर नहीं रह पाते हैं। ये तुरंत ही निर्णय लेने में सक्षम रहते हैं। हेलो मैम मैम। हेलो मैम। हाँ जी। मैम मेरा भी मकर लगन है, हम्म। तो वही बात है कि मैं एक जगह ना तो बैठ सकता हूँ, हम्म। और मेरा भी यही है, ना मैं एक जगह ध्यान दे सकता बिल्कुल। माइंड, क्योंकि इनका ना माइंड भी ना इधर उधर भागता है। हूँ, नहीं तो बैठ ही नहीं सकता बिल्कुल भी मैं। और मतलब मैं काम सोचता हूँ मेहनती किए जाए, मतलब आलस ना किया जाए। अब ये जो चीज मैं समझा रही हूँ ना, इससे हम किसी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में समझ सकते हैं। किसी का जो लगन होता है उसमें जो राशि बैठा होता है ना, वो उसका स्वभाव होता है, उसका नेचर होता है। अब स्थिर राशि, स्थिर राशि में कौन सी आती है? 2, 5, 8, 11। मैं शेयर करूं पीडीएफ की आप देख रहे हैं? मैं शेयर कर देती हूँ। अब स्थिर राशि का मतलब होता है एक जगह बैठना, इधर उधर हिलना नहीं है। मतलब जो काम करेंगे वो एक ही जगह बैठ के करेंगे।
स्थिर मतलब एक डिसीजन जो लेते हैं ना ऐसे लोग, वो उस डिसीजन में पूरे रहते हैं। मैंने ये करना है तो करना है। 2, 5, 8, 11 यहाँ पे कौन सी राशि आ गई? 2, 5, 8, 11। इनमें आलस का भाव देखा गया है, इसलिए यह अपने स्थान से ये आसानी से हटते नहीं है। ये लोग थोड़े से आलसी स्वभाव के भी होते हैं कि अगर बैठ गए तो बैठे रहेंगे, फिर इन्होंने हटना नहीं है, इनको बोलना पड़ता है हटने के लिए, हट जाओ। इन्हें बार बार परिवर्तन पसंद नहीं होता है, धैर्यवान होते हैं और यत्न स्थिति पे ये रहना चाहते हैं। मतलब जहां पे वो बैठे ना वहीं पे रहना चाहते हैं। जैसे जो चीज उनको मिल गई वो उसी में कंफर्टेबल फील कर लेते हैं कि हाँ ठीक है। इनमें जिद्दीपन भी देखा गया है, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करते हैं, बहुत ही उस पर विचार करने के बाद ही निर्णय लेते हैं। क्योंकि ये थोड़ा स्थिर है, थोड़ा आलस करते हैं, तो सोच समझ के ही ये निर्णय लेते हैं। जो चलायमान होते हैं वो जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं अपने। किसी का है 2, 5, 8, 11 लगन? इनमें से कोई? 5 है मेरा। मेरा 11 है। आप में ये स्वभाव आते? नहीं, टिकने वाला तो नहीं है मेरा सीन कोई। मेरा है मैम। आपका है, ओके। क्योंकि मैं फाइनेंस में हूं ना मैम, लीगली, तो फाइनेंस में जॉब भी सिटिंग ही है। बिल्कुल। अब क्या नाम था आपका? कमल जी। आपके कमल जी। पवन जी। ओके, तो ये सारे सिम्टम्स आपके में आते हैं। और रचना क्या नाम था? एक मिनट, मैं नाम भूल गई हूँ। अब इनसे पहले, आपसे पहले जिन्होंने कहा था कि मेरा नहीं है ऐसा। रजनीश मैम, रजनीश जी। हाँ जी, रजनीश जी है नहीं मैम, चली गई वैसे। चले गए, चलो कोई बात नहीं, अभी आ जाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं द्विस्वभाव। मिथुन, कन्या, धनु, मीन। यहाँ पे आता है 3, 6, 9, 12। मतलब जिसके भी लगन में 3, 6, 9, 12 आ जाए तो ये 2 स्वभाव की होती है। ये चलायमान भी होती है और स्थिर भी होती है। ये दोनों चीजें अपने जो कंट्रोल है वो बना के चलती है। इस राशि के जो होते हैं लोग, वो चर और स्थिर दोनों में ही राशि के गुण पाए जाते हैं। इनमें अस्थिरता रहती है, शीघ्र निर्णय लेने का अभाव रहता है, नकारात्मकता अधिक होती है। क्यों? क्योंकि द्विव स्वभाव है, ये हमेशा यही सोचते रहते हैं मैं करूं नहीं करूं, ऐसा होगा तो वो तो नहीं हो जाएगा, ये करूं तो वैसा तो नहीं हो जाएगा। ये अब अगर मैं ये कहूं कि पवन जी की चंद्र कुंडली, जो उनका मन था ना, वो द्विव स्वभाव था, तो उनमें कुछ कुछ ऐसे गुण भी आएंगे। हाँ मैम है जी, तो हमने एक मैम एक था ना बीच में, अपने आप पे भरोसा नहीं है वाला एक पॉइंट आया था। बिल्कुल, नकारात्मक अधिकतर रहते हैं, शीघ्र निर्णय लेने में अभाव रहता है। मतलब कि वो अपना डिसीजन नहीं ले पाते जल्दी, क्योंकि वो यही सोचते हैं कि करना है कि नहीं करना है। कहीं ना कहीं उन्हें डाउट रहता है इस चीज का। हाँ जी, शक कह लीजिए कि नुकसान तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। मैम ये सही है मैम, मेरे साथ भी यही है। ओके, बहुत ज्यादा होता है, बहुत क्योंकि जैसे किसी में नेगेटिव होता है ना, जैसे किसी को बोल दें तो तुरंत भी हो जाता है, और वैसे भी है नेगेटिव तुरंत। मेरे को भी लगता है, फील होता है। अब यहाँ पे हमने 2 कुंडलियों की बात करी, एक तो लगन कुंडली की, एक चंद्र कुंडली की। तो इन दोनों से हमने ये इस तरह से ये प्रेडिक्शन करनी है। तो मैम ये वाला लग्न कुंडली के लग्न राशि है कि चंद्र मून वाली राशि है? ये मून वाली राशि है। जो 6 नंबर की है ना, ये चंद्र लगन वाली है। जहाँ पे चंद्र बैठा हो ना, वो उस राशि को हम काउंट करेंगे चंद्र राशि में। अच्छा, और ये नहीं, इसको लग्न राशि जैसे मकर है तो वो भी इसमें से देख सकते हैं, चंद्र राशि भी इसमें से देख सकते हैं जो ये लिखा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, उसी कुंडली में देखनी है आप। दोनों का असर आएगा हम पे? हाँ, दोनों एक ही कुंडली में से ही देखेंगे आप। ठीक है, इसी वाले चार्ट में से? बिल्कुल, जो चार्ट अभी ओपन करा था ना आपकी कुंडली का हाँ पेन, जी, उसी में हाँ आप जी, देखिए चंद्र कहाँ पे बैठा हुआ है और किस राशि में है। हाँ वो 6 राशि में था, जी, 6 राशि थी वो। अब आते हैं राशियों के लक्षण पे। जैसे कि चर राशि, वो एक सेकंड, ये तो हमने पढ़ लिया था। वेट, कुछ चीज ना रिपीट हो गई। ओके, मैं वो पीडीएफ ओवर होगी, मेरे को नेक्स्ट पीडीएफ ओपन करनी पड़ेगी। एक सेकेंड। ये सारे स्वभाव इसमें देखे जाते हैं कि द्विस्वभाव तो नहीं है, या फिर स्थिर तो नहीं है, या फिर चर तो नहीं है। ये 3 लक्षण होते हैं किसी के व्यक्ति
के बारे में, उसके नेचर के बारे में जानने के लिए। मैम यदि मून 4 में बैठा हो तब कैसे होगा? ओके, अब आ गई। हाँ मैं हूँ तो यही मैम। मैं बुला रही थी आपको, पता है आप कह रहे थे ना वो मैम मैच नहीं कर रहा है। मैम मैडम अच्छा ही रहेगा, माता का प्रिय होगा, हैं? अपनी मम्मी का बहुत प्रिय होगा, मैं अपने बहुत खुद के ध्यान घर रखती में। हूँ अपनी मदर का। मून आपकी कहाँ मदर पे? भी आपको बहुत चाहती होगी 4th हाउस में। बिल्कुल बिल्कुल। मून कहाँ पर है? 4 में। मैम 4th हाउस में, 4th हाउस में तो मून अच्छा माना जाता है। 4th में है मैम। अपनी खुद की राशि में हो गया ना मैम, कर्क में। बिल्कुल। हाँ कर्क राशि में हो गया बिल्कुल। और अगर चंद्र 4 पे आ जाए ना तो हमारे काफी प्लेनेट ठीक भी हो जाते हैं। अच्छा। अब उनका स्वभाव कैसा होगा? जल तत्व, क्योंकि 4 लगन है ना आपका। अच्छा नहीं लगन तो है 5 में और 4 वो उसमें आ रहा है, चंद्र 4 में आ रहा है। ठीक है, तो आप अत्यधिक भावुक है? हैं? भावुक है आप? मैं इमोशनल? हाँ इमोशनल तो मैं हूँ, लेकिन किसी को पता नहीं लगता वो चीज। लेकिन हो। हाँ वो तो है। संवेदनाओं से भरे हुए हैं, शीघ्र ही बातों में आने वाले। आप किसी की बातों में शीघ्र ही आ जाती है। हाँ वो सच्चे, मेरे को दूसरे की बात सच्ची लगती है ना, इसलिए मैं मान लेती हूँ उसे। बातूनी भी होंगे आप। बहुत ज्यादा। स्वभाव से लचीले हैं, मतलब मिक्सअप हो जाते हैं जल्दी। जिसने जो कहा वही ठीक लगता है आपको, आप अपनी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। मैं वही तो कह रही हूँ कि डिसीजन अपने नहीं होते, दूसरे की बातों का डिसीजन होता है मेरा। बिल्कुल। अब ये हमने क्या पढ़ा है? राशि के तत्व के बारे में। शेयर हो रही ना स्क्रीन? जी जी। पहले हमने क्या मैम पढ़ा इसमें था? एक डाउट है मैम, ये लगन से देखेंगे राशि, ये केपी से, ये चंद्र से राशि के तत्व? ये हम लगन से ही देखेंगे। लगन पे हम देखना है। एक सेकंड, आप एस्ट्रोसीट ओपन कर लीजिए, लगन में बता देखिए रहे थे ना ऊपर। फिर अभी तो हाँ, अभी आप तो चंद्र का बता रहे थे ना कि चंद्र जहाँ लगन में बैठा होगा कुंडली में। मैं हाँ वो भी बता रही हूँ। देखिए लगन से भी देख सकते हैं और चंद्र जिस राशि में बैठा है ये उससे भी देख सकते हैं। हमारा देखिए बाहरी स्वभाव लगन बताएगा, लेकिन जो हमारा मन है ना वो चंद्र बताएगा कि चंद्र कैसा है। हमने दोनों को देखना है। अच्छा सही है। हमने ठीक। दोनों को देखना है। अब तत्व कैसा होता है? तो फिर उसमें चेंज नहीं हो जाएगा इसमें? नहीं। राशि बदलनी जाएगी? नहीं नहीं बदलेगी? बदलेगी, राशि तो बदलेगी ना। राशि क्यों हाँ नहीं राशि बदलेगी? बदल जाएगी ना फिर। हाँ तो राशि मैम तो बदल नाम किस जाएगी। में जैसे रखेंगे फिर इसमें? मैम मेरा लगन और चंद्र दोनों सेम है वायु तत्व में, तो आपके में नेचर भी सेम ही आएगा फिर। क्योंकि पता है क्या होता है, स्वभाव और मन कई बार दोनों के ना मिक्सअप भी होते हैं और कई बार थोड़े थोड़े डिफरेंट भी होते हैं, तो इसमें हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। अब जैसे कि अग्नि तत्व 1 5 9 अग्नि तत्व है, 2 6 10 पृथ्वी तत्व है, 3 7 11 वायु तत्व है, 4 8 12 जल तत्व है। अग्नि कैसी होती है? गर्म बहुत ही, तो उसका दिमाग भी कैसा होगा? बहुत ही गर्म मिजाज का होगा। जिसका भी 1 5 9 लगन में होगा तो समझ लो वो भारी रूप से गर्म होगा, लेकिन चंद्र में होगा तो उसका मन भी कहीं ना कहीं गर्माहट में होगा। किसी का है लगन में 1 5 9 या चंद्र 1 5 9 में हो? मेरा है। 9वें में किसका था अभी? मैम मेरा है। बाबा जी क्या नाम बताया आपने? एक बार नाम बोलिएगा आप अपना। अंकिता मैम, मैं सोनिया। सोनिया जी आपका है ना? आप 5 चंद्र 9 में है ना? नहीं चंद्र मेरा 5 नंबर पे, लियो। ओके 5 नंबर पे लियो पे। तो आपका जो मन होगा ना उसका गुस्सा भी बहुत रहता होगा, कहीं ना कहीं अंदर से गुस्सा आता होगा बहुत। नहीं गुस्सा तो नहीं आता ज्यादा। नहीं आता? चलो फिर बढ़िया है। लेकिन कम्बस्ट होने से शायद हो सकता, कम्बस्ट है लेकिन। कम बस है तो मैम अब नाम किस पे रखेंगे, अब ये पूछना था ना। नहीं, अब मैं नाम का कॉन्सेप्ट मैं पहले समझा चुकी हूँ। नहीं जैसे अभी मतलब 5 नंबर से और 4 नंबर में चंद्र आ गया, उस वजह से पूछ रही। नहीं मैं आपका मतलब नहीं समझी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रही हूँ लगन 5 नंबर है और चंद्र है वो 4 नंबर में है, तो मतलब कौन सी राशि से नाम रखा जाएगा, मैं ये पूछना चाहती। फिर वो कर्क की राशि से मैम नाम जैसे रखा जाएगा।
मैम जैसे हिंदू तो वैसे चंद्र राशि को देख के लिखते हैं, जैसे कई सूर्य को भी देख के लिखते हैं, वैसे एस्ट्रोलॉजी अपने चंद्र राशि को मानती है, चंद्रमा को ज्यादा। बेसिकली चंद्र को ही मानते हैं, चंद्र जहाँ पे होगा उस राशि के अकॉर्डिंगली नाम होगा। ठीक है। ठीक है ना। अब मैं दूसरा कौन सा समझा रही हूँ उसमें कॉन्सेंट्रेट करिएगा प्लीज। अग्नि तत्व, मेष, सिंह, धनु, ये तीन जो राशि होती है ना, ये अग्नि तत्व वाली होती है। दृढ़ इच्छा शक्ति होती है इनकी, जो इच्छा शक्ति होती है ना वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। कर्मशील और गतिशील होते हैं। अग्नि के समान इसमें ऊर्जा होती है और अत्यधिक जल्दबाज होते हैं। सोनिया जी बताइएगा ये गुण है आप में? ओके, शायद कहीं बिजी होंगे। पृथ्वी तत्व, वृषभ, कन्या, मकर, वो पृथ्वी तत्व के होते हैं। सहनशील और मेहनती होते हैं, जमीन से जुड़े हुए व्यवहारिक व्यक्ति होते हैं, धैर्यवान होते हैं और संतोषी होते हैं। समस्याओं के प्रति उदासीन होते हैं। पवन जी? हाँ जी मैम। है आप में ये सब? हाँ, ये समस्याओं के प्रति उदासीन का क्या मीनिंग होगा मैम? बाकी तीन तो मतलब ठीक है। कि समस्याओं के प्रति कोई प्रॉब्लम्स आती तो उससे आप बहुत ही नेगेटिव हो जाते, थोड़ा सा मायूस हो जाते हो उस समय। नहीं, मैं तो कहता हूँ भाड़ में चल देखी जाएगी, जो होगा कर लेते हैं। चलो बढ़िया। अगर प्रॉब्लम कोई परेशानी आती तो कहते देखी जाएगी, छोड़ना या इग्नोर कर देता हूँ, प्रॉब्लम आ गई तो। हेलो जी? हाँ जी। मैम, मेरा भी मकर राशि है, मकर लगन है, बट वो जो समस्याओं के प्रति उदासीन है ना, उसके लिए तो मैं मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, मेरे को वैसे उदासीन का ना एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है तो मैं इस चीज की परवाह नहीं करता बिल्कुल भी। मैं उदासीन मतलब समस्या के बारे में ज्यादा सोचना। परेशानी ना समझना, इसका मतलब ये है। अच्छा, मतलब मैं परेशानी को हावी नहीं होने देना अपने ऊपर, इसका मतलब ये है। ओके, मतलब ठीक, पॉजिटिव है इट मींस। मैं उदासीन का मतलब नहीं समझ पाई थी, मेरे को भी थोड़ी सी कुछ हिंदी में ना कभी-कभी प्रॉब्लम हो जाती है। हमें समस्या आ जाए उदासीन का तो यही मतलब है। इग्नोर कर देता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं इग्नोर करता हूँ और बाद में होता है भाड़ में जाए, देखी जाएगी जो होगा। बिल्कुल वही मतलब है, उसका इग्नोर करना ही पे मतलब नेगेटिव, समस्याओं पे नेगेटिव नहीं जाते, लेकिन जो पॉजिटिव चीज होने वाली ना उस पे ज्यादा नेगेटिव होती है, और कहीं गलत ना हो जाए, ये ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। जो गलत हो गया, वो साइड हो जाता है फिर वो। ठीक है। अब वायु तत्व, 3, 7, 11, मिथुन, तुला, कुंभ। वायु की तरह हवा में बहने वाले होते हैं। ये एक जगह स्थिर नहीं रहते, क्योंकि वायु है, वायु जैसे बहती रहती है वैसे ये भी बहते रहते हैं। अत्यधिक विचारशील होते हैं। इनकी ना विचार मतलब बहुत ही हवाओं में रहते हैं। हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, हम ऐसा भी कर लेंगे, वैसा भी कर लेंगे, ये इनका नेचर होता है। सोचना अधिक लेकिन करना कम, बहुत ज्यादा सोचते हैं पर करते कुछ भी नहीं है। कल्पनाशील लेकिन बुद्धिमान होते हैं। ये कल्पनाओं की दुनिया में रहते हैं। 3, 7, 11 वाले जिनका भी ये नंबर आते हैं ना 3, 7, 11, तो इनमें ऐसे सिम्टम्स लागू होते हैं। अब आते हैं जल तत्व, कर्क, वृश्चिक, मीन, 4, 8, 12। अत्यधिक भावुक और संवेदनाओं से भरे हुए होते हैं। शीघ्र ही बातों में आने वाले होते हैं, बातूनी होते हैं, स्वभाव से लचीले होते हैं। ये सिम्टम्स आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि किस राशि से क्या सिम्टम्स होते हैं। 2 प्रिडिक्शन तो आप सिर्फ कुंडली की लगन को देख के कर सकते हो और चंद्र को देख के कह सकते हो। उनका स्वभाव और नेचर, किसी भी व्यक्ति का स्वभाव और नेचर जानना है तो इसको हम पकड़ लेंगे। मैम, ये राशि तत्व आपने लगन से बताया ना, चंद्र से तो नहीं बताया? आप चंद्र से लेके चलिए, लगन से लेके चलिए, दोनों से लेके चलिए, मैं ये कहूंगी। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। अब आते हैं मूल त्रिकोण राशि। मूल त्रिकोण राशि मतलब जहां पे उसकी पावर होती है, जैसे कि मंगल 1 नंबर, मंगल की ही राशि है। मंगल की 2 राशि होती है। पवन जी कौन सी राशि होती है मुझे ये बताइएगा। आज एक तो फर्स्ट है और दूसरी है, 1 मिनट देख के बताएंगे। टिप्स में याद करें ना। मेंबरशिप 8। हाँ, तो उसको ज्योतिष के कारक भी बोलते हैं ना। बिल्कुल। 1 और 8 ये 2 राशि होती है मंगल की, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मंगल का घर जो होता है ना वो कौन सा होता है? 1 नंबर वाला, फर्स्ट। तो जैसे कि अब मेरे पास 2 घर है, तो मैं जहाँ पे रहूंगी, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट घर है वही होगा जहाँ पे मैं रहूंगी। इसी तरह मंगल के लिए भी 2 घर है, 1 और 8, लेकिन उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो 1 नंबर होगा।
मून के लिए जो है वो 2 नंबर, क्योंकि मून 2 नंबर पे उच्च का होता है। अभी मैं उच्च नीच भी कराऊंगी तो वो समझाऊंगी। मून के लिए 2 नंबर जो है वो इसका मूल त्रिकोण बन जाएगा, इसका इंपॉर्टेंट हाउस। यहाँ पे मतलब इसकी पावर बहुत होगी। ये 2 नंबर चाहे यहाँ लिखा हो चाहे कहीं पे भी लिखा हो, 4th हाउस में लिखा हो, 7th में लिखा हो, कहीं पे भी 2 नंबर लिखा होगा, मून मूल त्रिकोण का आ जाएगा। राहु 4th हाउस पे, यहाँ पे ये मूल त्रिकोण का होता है। क्यों? क्योंकि चंद्र है। चंद्र क्या होती है? माँ होती है। राहु क्या होता है? एक शैतान बच्चा, बहुत ही खराब बच्चा होता है जो किसी के कंट्रोल नहीं आता है। लेकिन हर बच्चा किसके कंट्रोल आता है? सिर्फ अपनी माँ के कंट्रोल आता है। माँ के पास जाके वो थक के सो जाता है। इस वजह से 4th हाउस को राहु का मूल त्रिकोण कहा गया है कि यहाँ पे वो आके शांत हो जाता है, यहाँ पे वो इतना इफेक्ट नहीं देता है। लेकिन कब तक इफेक्ट नहीं देता है? जब तक उसकी माँ का साया उसके साथ है। जिस दिन माँ नहीं रहेगी ना, तो वही राहु बहुत ही बुरा हाल भी करता है। सन मैम आप जो बता रहे हैं इसका मतलब ये जो राशि अगर इस वाले हाउस में तो इनका असर कम हो जाता है? नहीं, हाउस को नहीं देखना है, हमने सिर्फ राशि को देखना है। ये राशि नंबर कहीं पे भी हो सकता है। मैम 4th मतलब ये तो कर्क राशि हो गई ना राहु की? हाँ, कर्क राशि हो गई। अब मान लीजिए 4th नंबर यहाँ पे है, एरो दिख रहा है मेरा, कर्सर दिख रहा है? मैम केतु पे अभी आपका कर्सर। केतु में दिख रहा है मैम। बिल्कुल, यहाँ पे मान लीजिए 4 नंबर की राशि है और राहु यहाँ पे आ जाता है। हाँ मैं जी। अभी लाल किताब की बात नहीं कर रही, वैदिक की बात कर रही हूँ। वैदिक में ये कॉन्सेप्ट लागू होगा, ठीक है ना? तो वहां पे हम राशि को भी कंसीडर करेंगे। अगर 4th हाउस यहाँ पे आ गया और इसमें राहु आ गया तो हम उसे मूल त्रिकोण की राशि ही मानेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ मैम मूल त्रिकोण की राशि? मूल त्रिकोण की राशि का मतलब हुआ कि यहाँ पे इसकी पावर अच्छी होगी, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो मैम ये जो कॉम्बिनेशन बने हुए राहु 4 मार्स 1 मून 2, ये कहीं भी कॉम्बिनेशन कहीं एक हाउस में आ गए तो अच्छे रिजल्ट देगा में से? बिल्कुल 2 भी लिखा होगा, मून भी है और 4 है, राहु है, 6 और मरकरी साथ साथ हूँ। बिल्कुल। जैसे अब 5th में क्या आ गया? सन आ गया। सूर्य का कौन सा घर है? 5th हाउस है, अपने घर में आ गया तो अपने घर में तो अच्छा रिजल्ट देगा। सेम एज इट इज मरकरी का कौन सा? 6 है, तो अपने में ही आ गया घर पे। 6 और 3rd बोलते हैं मैम वैसे 6। हाँ, 6 और 3rd बोलते हैं। 2 मरकरी के भाव है, 6 और 2, लेकिन जो इंपॉर्टेंट भाव है वो 6ठा भाव है, तीसरा भाव नहीं है। तीसरे भाव में मरकरी इतना अच्छा नहीं माना जाता जितना 6ठे भाव में माना जाता है। 7वें भाव मैम 6th हाउस को वैसे रोग का भी बोलते हैं ना, जैसे आपने उस दिन पर लिखा था उसके अंदर। हाँ, तो 6th हाउस में बुध अच्छा कैसे हो गया? देखो 6th हाउस में बुध अच्छा इसलिए हुआ है क्योंकि 6th हाउस में आगे जब मैं पढ़ाऊंगी ना तो ये उच्च का भी माना जाता है बुध। और अगर बुध 6th हाउस में है तो रोग तो देता ही है, लेकिन जॉब और जो उसके और भी बेनिफिट होते हैं। 6th हाउस सिर्फ रोग का ही नहीं होता है, जॉब के लिए भी होता है, कैरियर के लिए भी होता है। कैरियर होगा तभी तो हम आगे कमाई कर पाएंगे और आगे कुछ कर पाएंगे, जमा पूंजी जोड़ पाएंगे। 6th हाउस पैसों का भी होता है और बुध पैसों का कारक होता है, बिजनेस का कारक होता है। मैम जिसका बुध अच्छा होगा, 6 नंबर में बैठा होगा, तो उसके पास पैसा बहुत होगा। हाँ, पैसा होगा, बट ये है कि बुध खराब नहीं होना चाहिए किसी वजह से। मतलब 3 नंबर में ना हो बुध। 3 नंबर थोड़ा सा इफेक्टेड दे देता है, प्रॉब्लम देगा, लेकिन मैम अधिकतर तो बुध वैसे सूर्य के साथ ही रहता है। हाँ बिल्कुल। अब आते हैं वीनस पे। 7वीं राशि जो होती है वीनस की, कौन सी राशि होती है? एक तो होती है 2 और एक तुला मैम, तुला और वृश्चिक। तुला और वृश्चिक। वृश्चिक, हाँ, ये वृश्चिक तुला मैम, वृश्चिक वृष तुला में ये मूल त्रिकोण की राशि बन जाती है। गुरु की 2 राशि है, धनु राशि और मीन। यहाँ पे ये धनु की राशि में ये मूल त्रिकोण की राशि बन जाएगी। केतु 10वीं राशि में मूल त्रिकोण का बन जाएगा। सैटर्न 11वीं राशि में, सैटर्न की 2 राशि है, 11वीं और 10वीं, कैप्रिकॉर्न और कौन सी थी? मैम एक्यूरेस। मैम लेकिन उच्च का तो इसमें तुला में माना जाता है ना सैटर्न। मैम सैटर्न वैसे 7th में उच्च का माना जाता है ना वैदिक में? तो बिल्कुल उच्च का माना जाता है, लेकिन मूल त्रिकोण, अभी हम मूल त्रिकोण की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो मूल त्रिकोण में
शनि जो है वो 11वें भाव में अच्छा माना जाएगा। 10वें नहीं माना जाएगा? 12वीं राशि में कोई नहीं है, नहीं सिर्फ 11वें में। मैंने अभी मूल त्रिकोण की बात करी है। ठीक है, ठीक। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। और केतु का मैम ये 10वीं में अच्छा माना जाएगा? बिल्कुल। ये अभी हम वैदिक का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। केपी में जब जाएंगे ना तो ये सारे कॉन्सेप्ट बदल जाएंगे आपके, फिर आप केपी ही करेंगे। तो हम ये क्यों कर रहे हैं मैम? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको प्लैनेट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पे कैसा प्रभाव देता है, या फिर कौन सा उच्च का होता है, कौन सा नीच का होता है, क्योंकि कभी कभी केपी में भी इसकी जरूरत पड़ जाती है। ठीक है मैम। तो ये मैम जैसे लिखा है 2 मून लिखा है, तो मून का घर हो गया, ये कहा जाएगा? नहीं, मून का ये घर नहीं हुआ, ये यहाँ पे उच्च वृष राशि में उच्च का हो गया। हाँ, ये उच्च का हो गया। अच्छा, ये राशि वृष है तो उसमें आगे तो ये उच्च का हो जाएगा ऐसे? नहीं, एक सेकेंड, मतलब इसका इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा उस घर पे। एक मिनट में आपको दूसरा ही चार्ट क्लियर करती हूँ, क्योंकि इसमें नहीं, इसमें नहीं दिया हुआ है। नहीं तो मैं आपको कुंडली से अभी एक्सप्लेन करूंगी। पहले एक बार ये समझ लीजिए कि राशियां तो समझ में आ गई, नंबर जो लिखे हैं राशि का तो क्लियर हो गया, लेकिन इसके साथ जैसे 2 के साथ मून आ गया, तो अभी कहते हैं ना ये इसका घर है, अपने घर में बैठा है ये। नहीं, घर का नहीं देखेंगे अभी, हम हाउस नहीं देख रहे, हम सिर्फ राशि को कंसिडर करेंगे। ये राशि कहीं पे भी हो, कहीं पर भी उसके साथ ये वाले प्लेनेट आ जाए तो ये वो वाला मूल त्रिकोण उच्च का हो जाएगा। मूल त्रिकोण या उच्च का। अब हम किसी भी हाउस में आ जाए ये राशि और ये प्लेनेट इकट्ठे, बिल्कुल ये याद रखने पड़ेंगे मैम। ये भी बिल्कुल मैं अभी कुंडली से शेयर करूंगी, कुंडली से एक्सप्लेन करूंगी ये चीज कैसे देखनी है। पहले एक बार समझ लेते हैं। सेकंड राशि में मून उच्च का होता है, थर्ड में राहु उच्च का होता है, फोर्थ में जुपिटर उच्च का होता है। राशि यहाँ पे हम नंबर देखना है, राशि कौन सी है, फोर्थ है। मान लीजिए फोर्थ नंबर यहाँ पे आ रहा है 10वें भाव में, फोर्थ नंबर की राशि यहाँ पे आ रही है और जुपिटर लिखा हुआ है, तो हमारा जुपिटर उच्च का माना जाएगा। सूर्य 1 नंबर में उच्च का माना जाता है। अब देखिए 1 नंबर में पहली राशि में, अब ये चीज मेष राशि मतलब हाँ, पहली राशि मेष राशि। ये समझ लीजिए ये कुंडली है। अभी इस चीज को आप समझिए, कुंडली है, ठीक है ना। 1 नंबर पे सूर्य उच्च का हो गया। सूर्य की बिल्कुल ऑपोजिट साइड क्या आ गया, सैटर्न। तो यहाँ पे शनि उच्च का हो गया। 7वें नंबर में सामने शनि उच्च का हो गया। सूर्य पहले में उच्च का हो गया, शनि 7वें में उच्च का हो गया। ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ जी। अब आते हैं मून पे। दूसरे भाव में मून उच्च का हो गया। यहाँ 8वें भाव में कोई भी ऊंच नीच नहीं कंसीडर करता है, लेकिन सॉरी, ऊंच का कोई भी नहीं होता है, नीच का होता है लेकिन ऊंच का नहीं होता है। 8वें भाव में दूसरे भाव में मून उच्च का हो गया। 8वें में कोई भी उच्च का नहीं है। क्लियर हुआ? हाँ जी। अब आते हैं हम तीसरे में। तीसरे में देखिए राहु उच्च का है और 9th में जो इसका 7वां भाव, सामने 7वां आ गया, केतु। ऐसे याद करना है आपको, तब जल्दी याद हो जाएगा। यहाँ पे राहु उच्च का है, सामने केतु उच्च का है। ये दोनों अपने से आमने सामने रहते हैं, 180 डिग्री पे ही रहते हैं राहु केतु। हाँ जी। देन आते हैं जुपिटर पे। जुपिटर चौथे राशि में उच्च का है और मंगल 10वीं राशि में उच्च का है। ठीक है। अब आते हैं वीनस पे। यहाँ पे मैंने छठे में, एक सेकेंड ये क्लियर नहीं आ रहा पिक। 6th में मर्क्यूरी उच्च का है और 12th में वीनस उच्च का है। ये आपने ऐसे ही याद करना है। एक बार आप उच्च के याद कर लीजिए कि फर्स्ट में सूर्य, सेकंड में मून, थर्ड में राहु, फोर्थ में जुपिटर, 6th में मर्क्यूरी, 7th में सैटर्न, 9th में केतु, 10th में मार्स और 12th में वीनस उच्च के हो गए। अब आते हैं 5 और 11 रह गया खाली। बिल्कुल, वो खाली रह गया, उससे मैं बाद में क्लियर करूंगी, पहले मेरे को उच्च नीच क्लियर करने दीजिए। अच्छा। अब यहाँ पे देखिए ये सारे उच्च के हो गए। नीच के कैसे हो जाते हैं? इसके जैसे सूर्य 1 में, सूर्य अगर 7वें भाव में आ जाए, 7th राशि में आ जाए, मान लीजिए 7 नंबर की राशि है, वहां पे सूर्य आ गया, तो सूर्य नीच का बन जाएगा। यानी मैम अपने अति शत्रु की राशि में आ गया इसलिए? नहीं, यहाँ पे हम अति शत्रु नहीं कह रहे, लेकिन मतलब तुला राशि हो गया मैम, अपोजिट में। हाँ, अपोजिट आ गया, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी अति शत्रु, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं हो रहा है। जैसा वीनस है 12वें में उच्च का था,
छठे में आके वो नीच का हो गया। शनि 7वें में उच्च का था, पहले में आके वो नीच का हो गया। केतु 9th में उच्च का था, 3rd में आके वो नीच का हो गया। मंगल 10वें में उच्च का था, 4th में आके वो नीच का हो गया। ओके मैम। सूर्य पहले में उच्च का था, 7वें में आके नीच का हो गया। मून दूसरे में उच्च का था और 8वें में आके वो नीच का हो गया। ये इसी तरह से आपने याद करने हैं। मरकरी छठे में उच्च का था, 12वें में आके वो नीच का हो गया। ये समझ में आया ऊंच नीच कैसे देखना है? हाँ जी मैम। इसकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक कागज मैम खाली एक उच्च का ध्यान रख ले तो नीच का ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। जैसे सन अगर 1 में उच्च का है तो उसके अगर 7वीं राशि में आ गया तो वो नीच का हो जाएगा। सटन 7वीं राशि में नीच उच्च का है तो 1 नंबर की राशि में जब आएगा तो वो नीच का हो जाएगा। 1 नंबर की राशि में नीच का क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो मंगल की राशि है। ये सूर्य की राशि है, सूर्य का घर है, मंगल की राशि है। अब ये शनि कहाँ पे आ गया? अपने शत्रु में आ गया, तो यहाँ पे ये खराब हो गया। जुपिटर देखिए 10वीं राशि में नीच का आ गया। शनि की राशि थी उसमें वो नीच का हो गया है। मंगल 4थी राशि में नीच का हो गया। चंद्र की राशि थी, चंद्र क्या होता है? पानी होता है। मंगल क्या होता है? आग होती है। आग क्या करेगी? पानी को खत्म कर देगी। जब आग और पानी दोनों मिलेंगे तो आग क्या करती है? पानी को खत्म कर देती है। तो यहाँ पे मंगल जो है उसने चंद्र को खराब कर दिया, इसलिए यहाँ पे मंगल को खराब माना जाता है। ये चंद्र कहाँ से है मैम? 4th का प्लेनेट है। 4th राशि का लॉर्ड जो है वो चंद्र लॉर्ड है। चंद्र। अच्छा यहाँ से उससे हुआ चंद्र है। है, ठीक है मैम। ठीक है ना। अब वीनस कहाँ? छठे में नीच का हो जाता है और 12वें में उच्च का हो जाता है। सेम ऐसे ही बुध जो है वो 12वें में नीच का हो जाता है और छठे में उच्च का हो जाता है। इसको आप 1-2 बार पढ़ेंगे ना तो ये और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने कौन से हाउस नहीं कहे थे? 5वां हाउस, 11वां हाउस। ये दोनों हाउस में कोई उच्च का कोई नीच का नहीं होता है। यहाँ पे हर प्लैनेट अपना अच्छा ही रिजल्ट देता है ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि 5वां हाउस जो होता है वो धर्म का होता है, ये कह सकते हो, या प्रेम का होता है, ये कह सकते हो। 11वां हाउस क्या होता है? लाभ का होता है। तो यहाँ पे कोई भी प्लैनेट आके ये नहीं है कि लाभ नहीं देगा, वो लाभ तो देगा ही देगा। मैम एक डाउट है मैम, 5th हाउस में अगर सूर्य या बृहस्पति आ जाए, बृहस्पति जहां बैठता है वो अपने स्थान को तो खत्म ही कर देता है ना, बोला ये जाता है। बिल्कुल बोला ये जाता है, लेकिन अगर अपने ही घर और में सूर्य भी अपने स्थान को जला देता है 5th में, मतलब सूर्य अग्नि है, जहां रहेगी अग्नि उसको इफेक्ट तो देगा ही ना। नहीं, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा देगा, ये नहीं है कि बहुत ही खराब देगा, ऐसा नहीं है। वो पता है कई वैदिक में कई धारणा मैम वो बुक्स में लिखा हुआ था। हाँ मैं वैदिक में एक बुक्स में लिखा था, इसलिए मैंने पाराशर में बिल्कुल ये वैदिक में है कॉन्सेप्ट, लेकिन हम इस चीज को नहीं, केपी में इस चीज को बिल्कुल नहीं मानते। हर प्लैनेट जो है अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। सारी अच्छी होते हैं मैम, बुरा तो किसके लिए, किसी के लिए वो अच्छा, किसी के लिए। केपी में ये रूल बिल्कुल नहीं है। Yes. अब ये जो है ना, ये मैंने शॉर्टकट में एक चार्ट बना दिया था, है सेम ही, ऊंच का नीच का। सन कहाँ पे? अपनी राशि में हो, लियो है। मूल त्रिकोण राशि लियो है। यहाँ पे मैंने जैसे अभी राशि नंबर बताई थी ना 5, 6, 7, तो ये वही है, बस उनके लॉर्ड के नेम लिख दिए। लियो, टॉरस, एरिस, वर्गो, सेजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न। जैसे राहु चंद्र की राशि यानी कि 4 नंबर की राशि में मूल त्रिकोण का होता है, अभी मैंने बताया था ना। अब चंद्र की राशि कौन सी होती है? कैंसर, कर्क। तो यहाँ पे मैंने राशि से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये आप रीड करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने नाम शो कर दिया। अब सन जो है 1 नंबर की राशि में उच्च का होता है। 1 नंबर की कौन सी राशि है? एरिस की राशि है। मून जो है 2 नंबर की राशि में उच्च का होता है। 2 नंबर किसकी राशि है? टॉरस की। मार्स 10 नंबर की राशि में उच्च का होता है। 10 नंबर किसकी राशि है? कैप्रिकॉर्न। मरकरी 6 नंबर की राशि में उच्च का होता है। 6 नंबर किसकी राशि है? वर्गो। जुपिटर 4 नंबर की राशि में उच्च का होता है। 4 नंबर किसकी राशि है? कैंसर। वीनस 12 नंबर की राशि में उच्च का होता है। 12 नंबर किसका है? सेजिटेरियस का। सैटर्न 7वें नंबर में 7 नंबर में उच्च का होता है, तो 7 नंबर की राशि कौन सी है? लिब्रा की है। राहु
3 नंबर की राशि में उच्च का होता है तो वो टॉरस में उच्च का माना जाता है। और राहु को ना 6 नंबर की राशि में भी हम उच्च का मानते हैं। एक तो 3 में, 2 में और 6 में, ये 3 जगह ये उच्च का माना जाता है। यहाँ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, लेकिन ये 3 जो राशि है, 3, 2 और 6, इन राशि के साथ अगर राहु आ जाता है तो वो उच्च का माना जाता है। और केतु मैम अगर सेकंड में भी राहु आ गया तो ऑटोमेटिकली 8 में भी राहु आ गया तो केतु राहु दोनों ही उच्च के हो गए। बिल्कुल, क्योंकि अपोजिट हो गए ना। अपोजिट हो गए। अगर एक उच्च का है तो दूसरा भी उच्च का ही हो जाएगा। अब केतु जो है, अच्छा मैम, आपने इसमें डिग्रियां डाल रखी है, अब उस उच्च में जैसे त्रिकोण में जैसे डिग्री बेसिस पे चलेगा कि उस डिग्री से आगे निकले तो त्रिकोण में नहीं आएगा? जैसे आपने नीचे डिग्री दी ये है 1 से वैदिक का 20। कॉन्सेप्ट है कि हाँ, डिग्री पे, इस डिग्री के बिटवीन होता है तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट देता है। लेकिन अगर डिग्री के बाद हो जाता है तो थोड़ा सा वीक पड़ जाता नहीं, है। आपने लिख रखा है ना मैम, इसलिए मैं पूछ रहा। नहीं, बिल्कुल मैंने इसलिए लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको ना केपी में नहीं फॉलो करेंगे। ओके मैम, नहीं आपने लिखा है ना, इसलिए मैं डाउट एक बार क्लियर कर रहा था हाँ, नहीं कि बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया, डिग्रीज लिखी है। बहुत बढ़िया। अब जैसे केतु है, केतु को मैंने यहाँ पे कहा था कि 9th हाउस में उच्च का होता है, तो केतु यहाँ पे 12th हाउस में भी उच्च का होता है, 9th में भी और 8th में भी उच्च का होता है। केतु का मैंने नहीं दिया है, ये आप नोट कर लीजिएगा जिसका नहीं दिया है। अब ये अपनी राशि, ये जो मैंने शुरू का कॉन्सेप्ट किया था, ये वही है। पहली किस राशि में उच्च का मंगल की बताया है। मैडम आप? केतु? हाँ जी, केतु। मैम एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे, नोट कर लेते हैं। केतु जो है वो 9th राशि में उच्च का होता है, 8th राशि में उच्च का होता है और 12th राशि में उच्च का होता है। तो मैम राहु राहु इसी जो अपोजिट? है, हाँ बिल्कुल इसके ऑपोजिट। राहु 2 नंबर में उच्च का होता है, दूसरी राशि में उच्च का होता है, तीसरी राशि में उच्च का होता है और छठी राशि में उच्च का होता है। सेम एज इट इज नीच का अगर हमें पता करना है, अगर ये ऑपोजिट आ जाते हैं, यानी कि केतु समझ लीजिए 2 नंबर में आ गया। आपने पहले राहु का लिख लिया? केतु का लिखा मैम। ओके, राहु का लिख लीजिए 2 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर, ये उच्च के होते हैं। अब हम लिखते हैं नीच की राशि। राहु कौन सी राशि में नीच का होगा? पहले तो राहु का लिखते हैं। 8 नंबर की राशि में नीच का होगा, 9 नंबर की राशि में नीच का होगा और 12 नंबर की राशि में नीच का होगा। केतु 2 नंबर की राशि में नीच का होगा, 3 नंबर की राशि में नीच का होगा और 6 नंबर की राशि में नीच का होगा। अब मैं कुंडली शो करूंगी, उसमें हमने देखना है कि उच्च का प्लैनेट कौन सा है और नीच का प्लैनेट कौन सा है, ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी कुंडली में कैसे देखना है। कुंडली शो हो रही है? यस मैम। इस कुंडली में कोई उच्च के प्लैनेट है? सुषमा जी आप बताइएगा पहले तो। सुषमा जी, सुषमा जी, ओके। पवन जी आप देखिए। नहीं, मैं तो एकदम से नहीं बता पाऊंगा। अभी नहीं बता पाओगे, ठीक है। कृष्णा जी आप बताइए। मैम इसमें राहु केतु दोनों उच्च के हैं। राहु केतु बिल्कुल पवन जी की कुंडली है ना। हाँ, राहु केतु दोनों उच्च के हैं।
पवन जी समझ में आया? हाँ जी मैम। तो ये मैम आर अभी तो क्यों लिखा मैम है? आपने लिखवाया कि जो केतु है 2 3 6 में नीच का होगा। राशि देखिए, राशि नंबर देखना है यहाँ पे कौन सी राशि है, हाउस नहीं देखना है। मैंने इसीलिए कुंडली शेयर करी है ताकि पता चल जाए कि हमने देखना क्या है। यहाँ पे देखो 6 नंबर लिखा हुआ है ना, मैंने अभी क्या कहा था, 2 नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि और 6 नंबर की राशि जी में राहु उच्च का होता है। यहाँ पे देखिए 6 नंबर की राशि लिखी है ना, तो राहु उच्च का है। ठीक है मैम। ठीक है ना? हाँ जी। सेम एज इट इज केतु भी उच्च का हो गया। आप एक बात बताइए, आप अगर किसी को पढ़ाने पे आए ना तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं आप। हाँ जी। सामने वाला परेशान हो जाता है। आप मैम जरा क्लियर कर दीजिए, ये तो समझ नहीं आया, तो उल्टा हो गया। क्या? अभी ये 10 नंबर लगन का है इनका, हाँ, और जो 12 नंबर की राशि है वो 3 नंबर में बैठी है। उससे कोई मतलब नहीं होता कि, क्योंकि देखो हर एक के लगन जब कुंडली खुलती है ना तो राशि अलग अलग होती है। अगर इनके यहाँ पे 10 आ रही है, किसी के यहाँ पे 9 नंबर आएगी, 9 से शुरू हो जाएगी, 9 10 यहाँ पे आ जाएगा, 11 यहाँ पे आ जाएगा। हाँ ठीक है ना? तो उसको आपने नहीं देखना है, आपको ये याद करना होगा कॉन्सेप्ट कि किस राशि में राहु उच्च का होता है और किस राशि में केतु उच्च का होता है। तो मतलब 3 नंबर की राशि में केतु है इसलिए। 3 नंबर की राशि में केतु नहीं है, 12 नंबर की राशि में केतु है। 12 नंबर लिखा हुआ है, 12 नंबर लिखा हुआ है, देखिए तो थर्ड मीन हो हाउस। गया, फिर ये तो मीन राशि हो गई। हाँ, मैंने लिखाया था ना अभी, नोट में पढ़ो। हाँ मीन राशि है ना 12 नंबर की। तो वहां पे वो उच्च का हो गया। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइएगा, इसमें नीच का कौन सा है? नीच की है कोई प्लेनेट? देखिए कृष्णा जी आप बताइए। मैम वीनस है ना, वीनस सेकंड पे ही है 7 से। वीनस सेकंड पे नीच का नहीं होता, वीनस नीच का होता है 6 राशि में। छठी राशि जो होगी ना तो वीनस नीच का होगा। ठीक है, समझ में आया कैसे देखना है? एक कुंडली और लगाती हूँ ताकि ये तो और 5 नंबर में भी रहता है। मैम ये पीएलयू क्या है? ये 6th राशि में जो लिखा हुआ है, ये 9th हाउस में। प्लूटो। तो ये क्या कहलाएगा? राहु केतु तो आ गए। इसको हम कंसीडर नहीं करते, ये बहुत दूर के प्लैनेट होते हैं, तो इनको बहुत कम ही कंसीडर किया जाता है एस्ट्रोलॉजी में। बहुत मतलब मेन सिचुएशन होती है ना तब कंसीडर करेंगे, वो जब केतु में आएंगे ना तब मैं क्लियर करूंगी। अब ये एक और कुंडली मैंने खोली है, इसमें देखिए कोई उच्च का है। मून 2 नंबर की राशि में उच्च का होता है, लेकिन यहाँ पे तो 3 नंबर में, तो इसलिए उच्च का नहीं माना जाएगा। 9 नंबर की राशि में कोई उच्च का होता है? केतु होता है, लेकिन 12 में बैठा है केतु, तो केतु नहीं है उच्च का। राशि होनी चाहिए, यानी कि इसमें कोई भी उच्च का नहीं है। अब मैम मेरी ले लीजिए। हाँ? मेरी कुंडली में है। कृष्णा जी कमल होगा मैम। डेट ऑफ बर्थ बोलिएगा। 28 दिसंबर 1983। आपने लिखा था पिछली बार। हाँ मैम आपके पास है। अब इसमें देखते हैं कौन से उच्च के, बताइए। राहु 2 नंबर। राहु, शनि, केतु, शनि। बिल्कुल, शनि भी उच्च का है। और कोई? राहु, केतु, शनि, ये तीनों उच्च के। अब आते हैं नीच का, देख लेते हैं नीच की कोई है प्लैनेट, ये भी देखो। मैम मंगल हो गया ना 6th पे। मंगल 4थी राशि में नीच का होता है। मैम ये सब नीचे भी कहीं लिखा हुआ है, जैसे लिखे हैं जुपिटर मरकरी के, याद ही रखने पड़ेंगे ये ऊंच नीच का? हाँ जी। ये याद करने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें कहीं नहीं लिखा होगा? नहीं, ये लिखा हुआ नहीं होगा, ये आपको याद होने चाहिए। ऊंच है तो ग्रीन हो जाए और नीचे तो रेड कलर में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं। जैसे राहु इन्होंने दिया है 4 नंबर में, 4 नंबर की राशि में जी। ये 4 नंबर की राशि में विष सेकंड में है ना, विष राशि हो गई ना। बिल्कुल। टोरस। आप क्या बोल रही थी?
4 नंबर की राशि में राहु है। 4 नंबर की राशि में नहीं है, वो 4th हाउस है। एक चीज को ही समझिए, ये जो ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक बना हुआ है पूरा, ये हाउस है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, नंबर लिखे हुए, वो राशि है। हाउस और राशि दोनों अलग अलग होती है। 4th हाउस में 2 नंबर की राशि है जी। ये पूरा एक ब्लॉक है। पर इसमें हाउस में मैम 2 नंबर की राशि कहाँ दिखाई दे? ये तो राहु दिखा रहे हैं ना यहाँ पे साथ में। 2 नंबर लिखा तो हुआ है, यहाँ पे 2 नंबर नहीं लिखा हुआ है। देखो कोने कॉर्नर नहीं, 2 नंबर तो लिखा है, लेकिन राहु भी तो लिखा है। हाँ, राहु लिखा हुआ है, तो राहु उच्च का हो गया ना, क्योंकि वो 2 नंबर की राशि में। 4th नंबर हाउस में 2 नंबर की राशि में राहु है। बिल्कुल ऐसे समझना है। ओके, ठीक है ना। अब ये देखो, शनि जो है 9th हाउस में बैठा हुआ है, 7 नंबर की राशि में है जी। अच्छा की राशि के साथ, तो शनि उच्च का हो गया। हाउस तो कोई सा भी हो सकता है ना मैम, राशि के साथ होना जरूरी है। बिल्कुल, हाउस की अपनी वैल्यू। इस हाउस से हम क्या क्या देखते हैं वो मैंने आपको पहले बताया था। राशि के क्या इंपॉर्टेंस है वो अलग है, और प्लैनेट की क्या इंपॉर्टेंस है, प्लैनेट की क्या सिग्निफिकेंस है, वो मैंने आपको बताया। ठीक है ना। ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए। हाउस, राशि और प्लैनेट, यही तीनों चीजें हमारी एस्ट्रोलॉजी में वर्क करती है। अच्छा मैम, जैसे राशि के साथ प्लेनेट है तो आपने बता दिया वो चीज नहीं, अगर पर्टिकुलर राशि किसी पर्टिकुलर हाउस में, उसका भी इफेक्ट पड़ता है कि इस हाउस में चली गई राशि तो इससे भी असर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। 4थे हाउस में ही शुक्र की राशि बैठी हुई है। अब यहाँ पे 4थे हाउस में शुक्र की राशि बैठी है। शुक्र क्या होता है? राहु का मित्र है। राहु का तो मित्र है, लेकिन 4th हाउस किसका होता है? घर का सुख, मदर। हाँ, घर का सुख और प्रॉपर्टीज, लग्जरी लाइफ। वीनस आके बैठ गया है। अब वीनस की जो दूसरी राशि है वो कौन सी है? 9वें में भी पड़ रही है, और वो वहीं पे बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपका जो घर है, घर का सुख आपको अच्छा है, मतलब घर जो होगा ना वो अच्छा ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं राहु का भी इफेक्ट आ रहा है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन फिर भी आपको आपकी लग्जरी लाइफ होगी। कमल जी बताइए थोड़ा सा। यस मैम। थोड़ी सी ज्यादा है वो तो नहीं, तो ठीक ठाक है लग्जरी लाइफ। नहीं, राहु का असर है नहीं है, ये जानने के लिए बोला मैंने। हाँ। राहु का असर तो है ही, तभी तो एस्ट्रोलॉजी। नहीं, राहु तो उच्च का है ना आपका इसमें। राहु हाँ, राहु उच्च का है, प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टी का भी है। कमल जी आपके घर में सिलन रहती है? हाँ मैम, सिलन है जी, ये राहु का इफेक्ट है। तुम्हें राहु उच्च का है फिर भी असर आएगा ऐसा? बिल्कुल। देखो राहु, यही चीज तो केपी में समझानी है कि जो प्लैनेट होते हैं ना उनका इफेक्ट रहेगा ही रहेगा। प्लैनेट अपना जो व्यवहार है ना वो नहीं छोड़ते हैं, चाहे अच्छा देंगे लेकिन साथ में कुछ खराब भी देंगे। अच्छा मैम, मेरे यहाँ भी सीलन रहती है तो राहु उच्च का है मेरे में भी, राहु केतु, इसी वजह से। एक सेकंड, अब मेरे में भी उच्च का था, अभी बताया था ना, तो मेरे भी प्रॉब्लम रहती है बहुत, ट्रीटमेंट करा ली फिर भी ठीक नहीं होती वो। तो आपके में ना शनि का प्रभाव, शनि 4th राशि में है, 4थी राशि में। क्योंकि देखो हाउस जो होता है वो 4th हाउस कहा जाता है। 4th राशि को अगर हम कहें तो हाउस के लिए कंसीडर करेंगे। हाँ जी। तो 4th हाउस अगर इफेक्टेड होगा राहु शनि केतु से, तो घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे देखो 4th जो राशि है उसमें शनि का इन्वॉल्वमेंट आ गया है। नहीं, वो दोबारा नहीं, शनि भी और सूर्य भी है, दोनों अपोजिट भी तो हो गए हैं। शनि भी और सूर्य भी है इसमें। मैं अभी जो कंसीडर कर रही हूँ ना उसको समझने की कोशिश करिए। बीच में दूसरी पॉइंट आ जाओगे ना तो वो कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, एक बार रिपीट करेंगे मैम? ये सीलन का बता रहे हैं आप, सीलन का क्यों कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं क्यों है? 4था जो हाउस होता है या 4थी राशि, दोनों को ही हम घर के लिए इंपॉर्टेंस देते हैं। घर देखना है तो हमें 4th हाउस को देखना होगा, 4th राशि को देखना होगा। ओके मैम। 4th हाउस, 4th राशि कहीं से भी राहु केतु शनि से पीड़ित हो रहे होंगे, खराब हो रहे होंगे, हाँ तो जी। वहां पे घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छा ठीक है मैम, तो मेरे यहाँ सैटर्न रीजन बन रहा है, इनके यहाँ पे राहु रीजन था। बिल्कुल ठीक है मैम, ये भी बोल सकते हैं ना कि वो चंद्रमा की राशि है तो सैटर्न तो दोनों का एंटी रहता है ना, चंद्रमा और सैटर्न। बिल्कुल, तभी तो मैं कहती हूँ सैटर्न का एंटी हो गया ना 4th हाउस। हाँ, चंद्रमा का एंटी हो गया।
अब देखिए फोर्थ हाउस में जो राशि कौन सी बैठी है, 1 सूर्य की। हाँ। सूर्य भी जाके चंद्र से पीड़ित शनि से पीड़ित हो गया। ठीक है, समझ में आया रजनी मैम जी? फर्स्ट राशि तो मेष का हो गया ना, मंगल का। फर्स्ट राशि मेष, ओके सॉरी, हाँ मंगल की। हाँ मंगल की, हाँ Sorry, हाँ, मंगल की है। मंगल की। मंगल यहाँ पे आके बैठ गया है वीनस के साथ। वीनस का इसलिए इससे इफेक्ट दे दिया। हाँ, इसलिए वीनस के घर पे, वीनस अपने घर पे बैठा है इसलिए इफेक्ट दे दिया। मैं ये भी कहूंगी कि इनका घर भी बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। छोटा ही है मैम। छोटा है, बड़ा होना चाहिए था। छोटा ही है मैम। कोई नहीं, अब बना लेंगे मैम, अभी तो लाइफ पड़ी है। बिल्कुल। पता लग जाएगा ना क्या करना, तो बड़ा बना ये कैसे लेंगे बता मैम। रहे हैं मार्स और मंगल ये वीनस साथ में बैठ गए, उससे हाँ। क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि वीनस का इफेक्ट भी तो ले रहा है वो, जिसके साथ बैठ गया उसकी पावर भी तो लेगा। वीनस क्या होता है, मंगल। लग्जरी का होता है। हाँ बिल्कुल। और मंगल इनके वाइफ से इनको ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। बिल्कुल, वाइफ से सपोर्ट मिलता ही होगा इनको, डेफिनेटली मिलता है। हाँ मिलता है मैम। बिल्कुल मिलता वाइफ से और छोटे भाइयों से ज्यादा। छोटे भाई है ही नहीं कोई, है। कोई बात नहीं। तो इसलिए सपोर्ट ही मिलता, वाइफ से मिल जाता है। बिल्कुल, कई बार फ्रेंड्स वगैरह से मिल जाता होगा, क्योंकि मंगल ना फ्रेंड्स वगैरह से भी लिंक करते हैं। सिर्फ छोटे भाई नहीं होते, इसमें फ्रेंड्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। नहीं मैम, फ्रेंड सर्कल है ही नहीं, वो छोटा था, 1-2 ही लोग हैं बस। तो जो होंगे मैम- वो भी खास होंगे आपके। मैम एक सेकंड, एक बात पूछूं। हम्म, ये जैसे सूर्य के घर में वीनस आ गया है, तो वो वीनस को इफेक्ट नहीं करेगा? ऐसा सूर्य नहीं के है? घर में वीनस आ गया है। जैसे मार्स और वीनस है ना, 5th हाउस में है। बिल्कुल, उसका अपना अलग लॉजिक है। अच्छा ठीक है ना, वो अलग पॉइंट पे जाएंगे हम। अच्छा। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, किसी की भी जब हम कुंडली देखते हैं ना, हमने देखना है कि लगन लॉर्ड कौन बना है। शनि, सैटर्न। शनि बैठ जी। गया 7वें में, यानी कि इस हाउस का जो भी नेचर या जो भी प्रभाव होगा ना, वो हम शनि से देखेंगे। शनि कैसा है, जैसा शनि होगा ना वैसा ही इस हाउस का प्रभाव होगा। इस हाउस से हम क्या देखते हैं, शरीर देखते हैं अपना, व्यवहार देखते हैं, हमारा हेल्थ इश्यूज देखते हैं। तो शनि जैसा होगा ना वैसा ही इस हाउस का होगा। अब सेकंड हाउस क्या हो गया, वो भी शनि का है, बैठ गया 7th में, 7th में। चौथी राशि में। अब जब ये चौथी राशि में बैठा है तो कहीं ना कहीं अपनी एंटी प्लैनेट की राशि में बैठा हुआ, तो कहीं ना कहीं इनकम में भी इफेक्ट आता है। इनकम इनकी ठीक ठाक होगी, मतलब बहुत अच्छी भी मैं नहीं कहूंगी, ठीक ठाक होगी। हाँ जी मैम। अब देखिए जुपिटर, जुपिटर 12वीं राशि है यहाँ पे। जुपिटर कहाँ बैठ गया है, 6ठे में। किसकी राशि में बैठा है, बुध की। बुध की राशि में। बुध कैसा है इसके साथ, बुध तो ठीक है मैम। जुपिटर के साथ तो ये नहीं, सॉरी। जुपिटर के साथ मैम सम बोला जाता है। सम बोला जाता है ना, हाँ। अनफ्रेंडली बोला जाता है, शत्रु, अनफ्रेंडली है। हाँ, वो जुपिटर को खराब करता है ना, खराब करता है। तो हाँ, यहाँ ठीक पे है। कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी थर्ड हाउस से रिलेटेड जो रिजल्ट है ना, उसमें कमी आती है। थर्ड हाउस किसका होता है, छोटे भाई बहन का छोटे होता है, भाई बहन। छोटे भाई बहनों को। मेहनत का हो गया, पराक्रम का हो गया। तो ये करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन मेहनत कर नहीं पाते होंगे ज्यादा। मेहनत ज्यादा करते तो हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। बस वही, रिजल्ट नहीं मिलता, ये समझ हाँ। लीजिए। अब तो ये जुपिटर का क्या रिलेशन हुआ थर्ड हाउस से? ये देखिए ना, थर्ड जहाँ पे 12th का लॉर्ड है वो कहाँ पे गया, अच्छा वो ठीक है मैम, वो इधर Sixth चला house गया। में गया, थर्ड राशि में। थर्ड हाँ राशि जी। किसकी है, बुध की है। हमने पता है इन तीनों चीजों को कनेक्ट करना है आपस में। एक जो है ये मंगल की है। मंगल कहाँ पे बैठ गया है, 5th हाउस में। देखिए मंगल 5th हाउस में बैठ गया है तो आपको बच्चों का सुख तो है, हाँ जी। ठीक है ना, हाँ जी। कि वो 5th हाउस से कनेक्ट हो गया है। अब बच्चे भी आपके ना बहुत ही, मैं ये कहूंगी, स्मार्ट होंगे। पढ़ाई में तो नहीं है, मैं वैसे स्मार्ट है। वैसे स्मार्ट होंगे। पढ़ाई में नहीं है। क्यों पढ़ाई में नहीं है, क्योंकि ये देखो वीनस के साथ बैठा है। वीनस पढ़ाई का कारक नहीं है, बिल्कुल लेकिन मैम। स्मार्टनेस का हाँ कारक हाँ, है, स्मार्टनेस स्टाइल में है पाने का वो। कारक है। हाँ, उन चीजों में नंबर आगे बहुत। मीडिया से रिलेटेड अगर कहे ना तो वीनस काउंट होता है। हाँ जी मैम ये वन का एक बार फिर दोबारा बताना कि आपने वन से कैसे कनेक्ट किया। आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा। अब ये देखिए सेकंड हाउस क्या है, वीनस का है। वीनस खुद ही चढ़ गया अपने ही भाव में, तो यहाँ पे मैं कहूंगी आपकी वाइफ से भी आपको सपोर्ट मिलता है। हाँ जी। थर्ड हाउस किसका है, बुध का है। बुध कहाँ पे बैठा है, 7th में।
किस राशि में बैठा हुआ है? चौथी राशि में। साथ में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हुए? शनि और सूर्य, सॉरी। तो कहीं ना कहीं बुध जो है सूर्य के साथ तो अच्छा है, लेकिन शनि के साथ भी फ्रेंडली है, लेकिन बैठा कौन सी राशि में है? मून राशि में, इसलिए इफेक्ट गलत दे रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मरकरी का रिजल्ट भी खराब हो रहा है। तो मैम एक डाउट है मैम, केपी में इसका फिर वो भी देखना पड़ेगा ना, इसका नक्षत्र भी, हाँ, उससे भी पता पड़ेगा ना। वो हम केपी में जाएंगे। ये बस बेसिकली मैं समझा रही हूँ कि कुंडली को जो वैदिक में देखते हैं ना, उसको देखने का ढंग इस तरह से होता है। अच्छा मैम, तो ये चंद्र को भी खराब कर रहा है ना फिर मरकरी? बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताइए, आपकी बेटी है? नहीं मैम। नहीं है, क्योंकि बुध यहाँ पे बेटी का अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं बुध की कमी आ जाती है, बेटी की कमी आ जाती है। बेटी का जो कारक है वो बुध भी होता है। पांचवा जो भाव है वो, सॉरी, पांचवी जो राशि है वो सूर्य की है। सूर्य भी देखिए 7वें भाव में बैठ गया। अब सूर्य जब 7वें भाव में बैठ गया, शनि के साथ बैठ गया, तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस लेवल में भी कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। हाँ जी। छठा भाव क्या है? वही अपने पे वही है ना, भरोसा नहीं है, जो मैं कह रहा था, जो लाइन लिखी थी। कई चीजों में अपने ऊपर भरोसा नहीं होता कि हो कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल। अब आते हैं छठे की, बुध। इसकी भी स्वामी बुध है, तो सेम एज इट इज बुध का जो रिजल्ट है वही होगा। 7वां का वीनस है। अब ये क्या है? भाग्य, ये है पूजा पाठ, या मतलब कह सकते हैं हम पिता का हाउस है। 9th हाउस पिता के लिए कंसीडर किया जाता है। पिता से आपकी कैसी बनती है? ज्यादा नहीं है, लिमिट तक है बस। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 6th राशि है, यहाँ पर राहु भी बैठा हुआ है, मून को अफ्लेक्ट कर रहा है, ये हाउस खराब कर रहा है। बेटे बेसिकली हम क्या देख रहे हैं? हाउस को देख रहे हैं कि हाउस से जो कारक तत्व है वो किस वजह से खराब हो रहे हैं, राशि की वजह से भी और प्लैनेट की वजह से भी। अब यहाँ पे आते हैं 7th राशि है। 7th कहाँ बैठ गया? वीनस, मंगल के साथ। तो यहाँ पे जो आपका कर्म है, काम है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी खराब है, ठीक ठाक है। मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन बेसिकली क्यों? क्योंकि आपका शनि लग्नेश है। हाँ जी। 8वां हो गया मंगल का। मंगल बैठ गया वीनस के साथ, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इसका वीनस का इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा एंटी प्लैनेट है, तो इस वजह से इसका लाभ का जो इफेक्ट है वो आ जाएगा, कि लाभ इतना नहीं मिल पाता है। हाँ जी। 9th हाउस गुरु का है। गुरु बैठ गया है छठे भाव में, बुध की राशि में। तो अगर आप बाहर के बारे में भी सोचते हो कि मैं बाहर जाऊं, तो वहां पे भी आपको प्रॉब्लम आती होगी। मैं अगर कहूं, अब मैं कैसे कहूं, क्योंकि कुछ चीजें हम पब्लिकली भी नहीं कह सकते। ओके मैम, बाद में बता देना आप। बाद में बताऊंगी। हाँ जी। तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा ये चीज, ठीक है ना? बेसिकली 12th हाउस जो होता है वो बेडरूम रिलेशनशिप भी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होती होगी। यस मैम। बस मैम 12th को मोक्ष का भी बोला जाता है ना, अगर केतु और गुरु आ जाए तो? हाँ, मोक्ष का बोला जाता है। केतु और गुरु आ जाए तो वो मोक्ष कराता है। अब मैम ये 12th हाउस में जुपिटर की राशि आ गई है, इसलिए? नहीं, प्लैनेट की बात कर रहे थे। ओके। आप किस पॉइंट पे आपने कहा? मैं 12th हाउस में जुपिटर की रिलेशनशिप। हाँ, जुपिटर की, और जुपिटर बैठा कहाँ पर है? तीसरी राशि के साथ। तीसरी राशि बुध के साथ, बुध की राशि है। बुध ने जुपिटर को खराब कर दिया। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस हाउस का भी रिजल्ट खराब आएगा, फिर चाहे उन्हें बाहर विदेश जाना हो तो वो भी नहीं बन पाता होगा। हाँ मैम, एक बार जाने वाला था, मैं तो जा नहीं पाया, मेरा फ्रेंड चला गया। अभी तो वही है, 16 साल हो गए वही है, वापिस ही नहीं आया। खर्चे वगैरह भी लगे रहते होंगे। हाँ अटरम सटरम जो भी है, ऐसे खर्चे लगे रहते होंगे। हाँ जी। बेफालतू के ज्यादातर। हाँ जी। अब यहाँ पे हमने कुंडली डिस्कस करी कि कुंडली को कैसे देखना है। ये आप बाद में वीडियो भी देखिएगा तो और उसे समझने की कोशिश करिएगा। तो इसका बाद में मैम ये बिल्कुल समझ में नहीं आया था, आज बहुत अच्छे से समझ आ रहा है ये। थैंक यू। तो मैम इसको बाद में वो डिटेल में बताएंगे, ये खत्म हो गए हैं इसके रीडिंग? ये कॉन्सेप्ट यहीं खत्म हो गया है। अब इसको मैं और डिटेल में नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि मैंने बेसिकली वैदिक नहीं कराऊंगी, मैं केपी कराऊंगी। केपी को मैं डिटेल में लेके जाऊंगी। अब समझ आया मैम, पहले तो यही नहीं पता लगता था, इतना कंफ्यूज हो जाते थे राशि में, घर में, इसमें। अब थोड़ा क्लियर हुआ है। बिल्कुल।
एक्चुअल में पहले मैंने क्लासेस ना व्हाट्सएप से लेती थी ज्यादातर, अब जूम पे आना शुरू करा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा थोड़ा सा चेंज करते हैं लाइफ में, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करते हैं। नहीं अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है जी। अब आते हैं नेक्स्ट, एक बार ये कॉन्सेप्ट खत्म कर देते हैं बेसिक का हम, ताकि नेक्स्ट क्लास फिर हम वैदिक केपी से स्टार्ट करते हैं। नीच राशि, अपनी राशि, ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है। ये चार्ट है जो मैंने आपको समझाया, ये सारा इस चार्ट में डिटेल में दिया हुआ है। लगन में जैसे एरिस लगन है, वहां पे कौन कौन से प्लैनेट शुभ होते हैं? मंगल, सन, मंगल, सूर्य, जुपिटर। अशुभ कौन सा होगा? वीनस, सैटर्न, मर्क्यूरी। योग कारक कोई भी नहीं होता है, मारक होता है वीनस और बाधक होता है शनि। ये मैंने शॉर्टकट में यहाँ पे आपको सारी डिटेल दी है, तो इसको आप रीड कर लीजिएगा। अब ये शुभ और अशुभ क्यों होते हैं ये आपने समझना है फ्रेंडली और अनफ्रेंडली से। एरिस किसकी राशि है? मंगल की राशि है, तो मंगल के जो भी फ्रेंड मैम इसमें आपने एक्यूरेसी नहीं दिया वो दिया हुआ है। एक्चुअल में ना इसमें शो नहीं हो रहा है क्योंकि स्लाइड से ना वो नीचे चला गया है, तो मैं इसका एक स्लाइड ना आपको ओके मैम, पर्सनली भेज दूंगी ग्रुप में। तो मैम 1 मिनट, ये वाली स्लाइड दिखाएंगे दोबारा? जी। ये वाला जो आपका एरीज, ये शुभ अशुभ जो लिखा है, तो लगन हाउस में ये होंगे ये राशियां? हाँ, ये लगन लिखा हुआ है ना ऊपर, लगन जो लगन हाउस में होंगे तब ये वाले ये शुभ अशुभ है इसके साथ। अब मैम इसमें एक डाउट है मैम, जो आपने शुभ लिखा है, अगर ये 6 वो मतलब ये अशुभ ग्रह में मतलब बोलते हैं त्राटक जैसे वो 6th 8 में और 12th में बैठ जाए तो 12 में तो वैसे शुभ वाले ग्रह बिल्कुल खराब होते हैं। हाँ, मैं जैसे मार्स, सन और जुपिटर एरिस लगन में, तो इसमें वो शुभ रहेगा या अशुभ हो जाएगा? 6, 8, 12 में ना वीनस, मर्क्यूरी, सैटर्न लिखा हुआ है 6 में। नहीं, जैसे मार्स, सन और जुपिटर लिखा है, एरिस लगन हुआ जैसे किसी का फ्यूचर में, जैसे एरिस लगन है और मार्स बैठ गया 6th में, सन बैठ गया 8 में और जुपिटर बैठ गया 12th में, तब वो खराब हो जाएगा ना। अच्छा, क्योंकि उन्होंने 6, 8 का भी रिजल्ट देना है, 6, 8, 12 का भी रिजल्ट देना है। ओके मैम, दोनों रिजल्ट होंगे, शुभ और वो न्यूट्रल, दोनों की तरफ से देखते हैं। फिर हमने आगे देखना है कि 6 अगर वो मार्स 6ठे में बैठा है तो 6ठे के साथ कौन सा हाउस उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। अगर 8, 12 कनेक्ट हो रहा है तो वो खराब हो जाएगा। ओके, क्योंकि डिपेंड करता है उसकी 2 राशि कहाँ पर है। अच्छा मैम, जिसकी सिंगल हो वो ज्यादा इफेक्ट देगा, जिसकी डबल है वो डबल दे देगा? बिल्कुल, ये केपी में आपको क्लियर करूंगी मैं। अच्छा मैम, जैसे इसमें आपने लिखा लगन है, जैसे लगन कैप्रिकॉर्न देखेंगे तो उसमें जुपिटर और मार्स अशुभ कहलाएंगे उसके लिए, कैप्रिकॉर्न और लगन राशि वालों में जी। अब वो किसी भी हाउस में हो सकते हैं, लेकिन ये जहां भी आएंगे अशुभ फल देंगे ये। बिल्कुल, किसी भी हाउस में हो सकते हो। ओके, अब आते हैं, एक बार मैं इसको समझा देती हूँ। पहला भाव फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, ये हमारा धर्म त्रिकोण है। यानी कि जिसके भाव में, जिस कुंडली में यहाँ पे प्लैनेट हो, यहाँ पे प्लैनेट हो, यहाँ पे प्लैनेट हो, तो ऐसा बंदा जो है वो धार्मिक विचारों वाला होता है, धर्म के बारे में सोचता है। सॉरी, धर्म से रिलेटेड उसका ध्यान ज्यादातर रहता ही है। ये हमारे त्रिकोण के हाउस है। पहला मैम सही है मैम, ये सही है, ये सही है मैम जी। पहला भाव क्या हो गया? लगन, हम स्वयं। 5वां भाव क्या होता है? सोचने समझने की ताकत, हम क्या सोच रहे हैं। और 9वां भाव क्या हो गया? उच्च शिक्षा, नैतिकता। उसके अंदर नैतिकता भरी होती है, वो किसी का ना बुरा नहीं कर पाता। कोई से भी प्लेनेट हो सकते हैं इस हाउसेस में? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण में आ गया दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव। 2, 6, 10। अर्थ मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था किस में काउंट होती है? फाइनेंस में काउंट होती है, पैसों में काउंट होती है, पैसा। तो यानी कि जिसके भी भाव में यहाँ पे प्लैनेट बैठे हो, यहाँ पे प्लैनेट बैठे हो, यहाँ पे प्लैनेट बैठे हो, उसका दिमाग सिर्फ पैसों की तरफ दौड़ता है। वो मैम एक डाउट है मैम, ये तीनों में एक साथ आना चाहिए या एक सिंगल में भी आ जाए तो भी? सिंगल में भी आ जाए, क्योंकि देखो एक बंदे का दिमाग ना मिक्सअप भी हो सकता है, वो धर्म की तरफ भी जा सकता है, पैसों के दोनों मिला के भी हो सकता है। बट मैं बेसिकली अभी आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। कितने प्लेनेट हो मिनिमम मैडम, कि 1, 2 भी हो तो भी चलेगा? हाँ, उससे कोई वो नहीं है कि 1 है कि 2 है, लेकिन अगर यहाँ पे प्लेनेट होंगे तो वो इसके बारे में भी सोचता है। ओके, ठीक है ना। ज्योतिष में जन्म कुंडली के भाव 2, 6, 10 भाव
को अर्थ त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। धन कमाई करना, मेहनत से धन कमाने के प्रयास, सम्मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ इन्हीं त्रिकोण से देखा जाता है। धन है तो सब कुछ है। दूसरा भाव क्या होता है? बचत, परिवार का धन, फैमिली का धन। सेकेंड हाउस से हम देखते हैं। सिक्स्थ हाउस क्या होता है? हमारे प्रयास से कमाया हुआ धन, जो हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, जॉब करके कमाते हैं। 10th हाउस क्या होता है? हमारा कर्म, हमारी गुडविल, जो हमने कमाई होती है। 10वां जो होता है वो मेन हाउस होता है, मुख्य भाव होता है, और 2 और 6 सहयोगी भाव होते हैं। देखिए, अगर हम कर्म करेंगे तभी तो हमें धन मिलेगा। कुछ काम करेंगे, 10वां भाव एक्टिव होगा, काम करेंगे तभी तो हमें ये संचित धर्म या फिर हमारी मेहनत का धर्म, मेहनत का धन, जो फैमिली से जो हमने बैंक बैलेंस जमा करा है, कहाँ से जमा करेंगे? जब हम कुछ काम करेंगे, काम करेंगे तभी हमारे पास जो प्रयास किया है उससे हमें धन मिलेगा। पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला? अब आते हैं काम त्रिकोण। तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव। काम त्रिकोण मतलब हमारी इच्छा पूर्ति। काम का शाब्दिक अर्थ है इच्छा। हमारी जितनी भी इच्छा पूर्ति होगी, सब काम त्रिकोण के बलाबल पर ही महत्व करते हैं। भाव 3, 7, 11 काम त्रिकोण में आते हैं। ये भाव सामाजिक जीवन को बताते हैं। समाज से हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी प्रगति कैसी है, शादी जहां से हमें गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, ये चीज कैसी है, सभी तरह के भौतिक सुख भोग के लिए ये त्रिकोण बहुत कारगर है। ज्ञान लेने के बाद, धन कमाने के बाद, ये तीसरे त्रिकोण है जो हमें संसारिक चीजों की इच्छा की पूर्ति वाला होता है। हमने धर्म भी कर लिया, पैसा भी कमा लिया, अब हमारी जो इच्छा होती है थोड़ा से आराम करने की, कह सकते हैं हम अपनी फैमिली टाइम देने की, भौतिक सुख भोगने की, तो वो हम कहां से देखेंगे? 3, 7, 11 से। मैम इसमें एक चीज पूछना था, जैसे 7th हाउसेस में जैसे कर्क 4th हो जाए, कर्क राशि, और 11th में चंद्रमा बैठ जाए, तो ये 7th और 11th दोनों इफेक्टिव हो जाएगा ना? एक बार फिर से रिपीट करना, क्या कहा आपने? नहीं, 7th में जैसे कर्क राशि हो गई, 4th राशि यहाँ पे काम में, और 11th में चंद्रमा बैठ जाए, हाँ तो बिल्कुल इफेक्टिव होगा, बिल्कुल। मतलब मैं ये कहूंगी कि माता से रिलेटेड 4th हाउस किसका है? 4th राशि किसकी? माँ की है, और चंद्र वहां पे, तो माता से रिलेटेड आपको सुख बहुत मिलेगा। ये हमने प्लैनेट को भी देखना है कि कौन सा प्लैनेट है और कहाँ जाके बैठा है। अगर यही 7वें में 4th राशि बैठी है और वही राशि जाके 8वें में बैठ जाती है, तो माता का सुख नहीं मिलेगा इतना अच्छा, या तो माता को हेल्थ इश्यूज हो सकती है। जो यहाँ पे प्लैनेट बैठा है ना, वो किस कंडीशन में, हमें ये भी देखना है। जैसे मैंने अभी कुंडली में समझाया था ना कि प्लैनेट की कैसे कंडीशन देखी जाती है, वो हम यहाँ पे लागू करेंगे। अगर वो अच्छी कंडीशन में होगी तभी हमें इन भाव का सुख मिलेगा। जैसे मैम मेरा 7th भाव में 3 प्लेनेट हैं, बस समझ जाइए फिर। तो इच्छा पूर्ति तो होती नहीं मैम, लेकिन वही तो मैं कह रही हूँ ना, तीनों प्लैनेट कैसे है आपके? शनि, सूर्य, मंगल, बुध। शनि ने सूर्य को खराब कर दिया, चंद्र की राशि में बैठा है बुध। तो ये तीनों प्लैनेट का जो इफेक्ट होता है वो 7वें भाव में पड़ेगा ही नहीं, उसका असर 7वें भाव में भी पड़ेगा। तो 7वें भाव से जो रिलेशनशिप होती है वाइफ के साथ, तो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम्स आती ही है। तो नहीं, इच्छा पूर्ति का मैम, जैसे इच्छाएं पूर्ति करना लाइफ की, वो जो मेटेरियलिस्टिक चीजें वो भी पूरी नहीं होती, जो इसमें बताया ना 7वें में हूँ, वो तभी तो नहीं होती क्योंकि वो तीनों प्लेनेट की वजह से। बिल्कुल, कहीं ना कहीं 7th हाउस का जो इफेक्ट है ना वो खत्म कर रहा है। और कुंडली में बाकी अर्थ अगर पैसों से रिलेटेड है तो आप देख लीजिए, गुरु आपका 6th में बैठा हुआ है, बुध के साथ आने से 6ठा भाव भी जो अर्थ का भाव है वो भी इफेक्टेड आ गया, तो कहीं ना कहीं उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। आती है कि नहीं आती? हाँ जी।
ये देखने सारे प्लैनेट होंगे आपको कि कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा हुआ है और किस कंडीशन में बैठा हुआ है। ओके मोक्ष, मोक्ष के लिए जो काउंट होता है वो होता है 4, 8 एंड 12। 4, 8 एंड 12 मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण का सीधा मतलब है समर्पण होना, समर्पित होना। बस ऐसे ही मोक्ष कहा जाता है। जब भी अपना सुख दुख दूसरों के सुख दुख में दिखने लगे तो बस समझ जाइए कि ये मोक्ष के राह है। अपने आप को आपने समर्पण कर दिया भगवान की तरफ, अपना सब कुछ छोड़ दिया। मतलब अब आपको धन दौलत से कोई लगाव नहीं है, परिवार से कोई लगाव नहीं है, आप मोक्ष की राह पे चल पड़े हैं। तो जिनकी ये भाव एक्टिव होते हैं ना, वो ज्यादातर ऐसे सोचते हैं कि हम लोग घर बार छोड़ के भाग जाएंगे। क्लियर हुआ? तो इसमें प्लेनेट जैसे अपोजिट इफेक्ट दे रहे होंगे तब मैम, जैसे अभी पीछे 7th में हो रहा था। हाँ, फिर वो प्लैनेट की कंडीशन देखेंगे, प्लैनेट कैसा है, वो चीज तो हम स्टडी करेंगे ही करेंगे। ओके। लेकिन यहाँ पे जो अगर मान लीजिए प्लैनेट है और अच्छी पोजीशन पे है तो वो मोक्ष की राह पे जा सकता है। लेकिन अगर वही चीज खराब हो रहा है तो वो मोक्ष की राह पे नहीं जाएगा, वो मोक्ष की राह पे जाने ही नहीं देगा आपको। जैसे कोई पापी ग्रह बैठा है ऐसे? हाँ बिल्कुल, या तो किसी शत्रु के साथ बैठ गया हो। या शत्रु ऐसे ही बैठ जाए मैम तो भी इफेक्ट देगा। बिल्कुल, यहाँ की क्वालिटी खत्म कर देगा, मोक्ष की क्वालिटी खत्म कर देगा। 4th हाउस क्या होता है? मुख्य भाव होता है। 8 और 12 सहयोगी होता है, मतलब ये सपोर्ट करते हैं। और मेन जो होता है 4th हाउस होता है। अब आते हैं त्रिकोण संबंध में। जब ग्रहों का नक्षत्र एक होता है तो उसका, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ये मैंने जो एक तो महादशा का समझाया था कि चंद्र जिस राशि में होता है उसी नक्षत्र स्वामी से महादशा शुरू होती है। ये केपी में क्लियर कर दूंगी। युति, जब हम देखते हैं ना दो प्लैनेट, इसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है। ओके, ये ऊंच नीच का जो है वही कॉन्सेप्ट है। मूल त्रिकोण, दृष्टि। अब दृष्टि को समझ लेते हैं। देखिए, ग्रहों की अपनी अपनी दृष्टि होती है। सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र। सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, इन सब की 7वीं दृष्टि होती है, मतलब अपने से सामने देखते हैं। जैसे कि चंद्र यहाँ पे बैठ गया, मतलब 4th हाउस में, तो वो अपने से सामने कहाँ पे देख रहा है? 10वें भाव में देख रहा है, तो इसका इफेक्ट 10वें भाव में भी जाएगा। सेम एज इट इज बुध, शुक्र, सूर्य। मान लीजिए सूर्य यहाँ पे बैठ गया 1st हाउस में और अपनी दृष्टि से वो 7वें भाव में देखेगा, यानी कि 7th हाउस में भी उसका इफेक्ट जाएगा। यानी कि अगर सूर्य 1st हाउस में बैठा है तो वो बहुत ही एग्रेसिव माइंड का होगा, क्योंकि सूर्य गर्माहट होती है। अब 7वां भाव कौन सा होता है? उसका व्यवहार का, वह शादीशुदा जिंदगी का होता है। तो जो गर्माहट है उसका असर 7वें भाव में भी जाएगी, मतलब कि फैमिली लाइफ में भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि जो इफेक्ट उस प्लैनेट का है वो अपने से 7वें भाव में भी डालेगा। कुछ प्लैनेट की स्पेशल दृष्टि होती है। शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, राहु की दृष्टि और केतु की दृष्टि। शनि की 3, 7, 10 होती है, मंगल की 4, 7, 8 होती है, गुरु की 5, 7, 9 होती है, राहु की भी 5, 7, 9 होती है और केतु की भी 5, 7, 9 होती है। ये दृष्टि आपको याद होनी चाहिए। शनि जहां बैठता है वहां से अपने 3रे भाव में भी देखेगा, 7वें भाव में भी देखेगा और 10वें भाव में देखेगा। अब यहाँ पे देखिए शनि यहाँ पे बैठा हुआ है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 3रे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में इसकी दृष्टि जा रही है। सेम एज इट इज मंगल जहां बैठा है वहां से वो 4थे भाव में भी देखेगा, 7वें में भी, 8वें में भी। अब यहाँ पे मंगल बैठा है तो 1, जहां पे बैठा है ना वहीं से 1 काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से इसकी दृष्टि जाएगी। गुरु जहां बैठा है वहां से 5वें, 9वें और 7वें में। अब गुरु यहाँ पे बैठा है तो यहीं से हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9। ये गुरु की दृष्टि हो गई। राहु की दृष्टि होती है 5, 7, 9, यानी कि अपने से 5वें, फिर 7वें, फिर 9वें। सेम एज इट इज केतु भी अपने से 5। मैम राहु को तो मंगल का भी कारक बनाया गया ना, राहु को मंगल का कारक, मंगल का जैसे इफेक्ट देता है ना राहु भी, तो हाँ बिल्कुल वो मंगल की तरह ही दृष्टि, होता है थोड़ा सा। तो मंगल की तरह ही दृष्टि होगी ना मैम राहु की भी, तो बिल्कुल उग्र ही होगी, खराब ही होगी थोड़ी सी। तो केतु आप ये निम्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे हम ना राहु को राहु ही मानेंगे, मंगल नहीं मानेंगे। मंगल से वो कंट्रोल जरूर हो जाता है, लेकिन मंगल से उपाय जरूर करते हैं। केतु अपने से 7वें देखेगा और अपने से 9वें देखेगा। ये दृष्टि आपको याद होनी चाहिए। अब आते हैं, हम केतु और राहु दोनों सेम है, इसका मतलब हाँ दृष्टि। बिल्कुल, केतु राहु गुरु तीनों की सेम है। ओ, ठीक है। 5, 7, 9। शनि के 3, 7, 10, शनि के 3, 7, 10, मंगल के 4, 7, 8। सब प्लेनेट की 7वीं दृष्टि तो है ही है, लेकिन कुछ प्लेनेट को स्पेशल दृष्टि भी दी गई है। जैसे कि शनि को 3 और 10 की दी है, मंगल को 7 और 8 की दी है, गुरु को 5, 9 की दी है, राहु को भी और केतु को भी 5, 9 की दी है। इसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करते हैं। वक्रीय मार्गी, ओके अब ऑलमोस्ट यहाँ तक हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया। बस 1-2 पॉइंट रहते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो फिर कुछ समझ नहीं आने वाला। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैंने मारक का तो बता दिया था, बाधक का नहीं बताया था आपको। एक बार मैं बाधक वाला भी क्लियर कर देती हूँ। एक सेकेंड, बाधक ग्रह। बाधक ग्रह क्या है? किसी कार्य में बाधा या रुकावट उत्पन्न करने वाले ग्रह को बाधक ग्रह कहते हैं। जन्म कुंडली के अध्ययन के समय यदि कोई ग्रह देखने में योगकारी या लाभकारी प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में जातक के जीवन में वह ग्रह अनिष्टकारी कर सकते हैं, तो ऐसे ग्रह को बाधक ग्रह भी कहते हैं। अब बाधक ग्रह के लिए हम क्या समझेंगे? देखिए 1, 4, 7, 10, हमने ये चीज, ये आप मत देखिए कि ये कहाँ पे बैठे हुए हैं। लगन यानी कि फर्स्ट हाउस में चाहे 1 राशि आए, 4 राशि आए, 7 राशि आए या 10 राशि आए, 1 नंबर की आए, 4 नंबर की आए, 7 नंबर की आए या 10 नंबर की आए, तो इसके लिए जो बाधक होगा वो होगा 11वां भाव, मतलब 11th हाउस में जो राशि होगी ना वो बाधक होगी। अब जैसे कि मैं इसको कुंडली में बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, पहले मैं इसको समझा देती हूँ। अब यहाँ पे लगन में ही समझ लीजिए 2 नंबर आ जाए, 5 नंबर आ जाए, 8 नंबर आ जाए, 7 नंबर आ जाए लगन में, तो इसके लिए जो बाधक होगा वो होगा 9th हाउस की राशि। 9th हाउस में जो भी लॉर्ड होगा ना वो बाधक हो जाएगा। यहाँ पे लगन में 3, 6, 9, 12 ये लगन में आ जाए, इनमें से कोई भी राशि आ जाए, तो उसके लिए जो बाधक हो गया वो हो गया 7वें भाव की राशि, मतलब 7वें में जो भी राशि होगी वो बाधक होगी। अब मैं इसको कुंडली में क्लियर करती हूँ कि कैसे देखना है। ये बस थोड़ा सा मेरा ये एक लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ कुंडली में, ताकि एक बार पता चल जाए। पवन जी, आपकी की कुंडली लगाई है मैंने, 10 नंबर की राशि है यहाँ पे, 10 नंबर की राशि यहाँ पे आ गई है, तो आपके लिए जो बाधक होगा 11 नंबर, यानी कि 8 नंबर। 8 नंबर किसका है? मंगल का है। ये राशि जो दी है यहाँ पे मंगल की आ रही है, यानी कि आपके वैसे तो देखो भाई नहीं है, लेकिन अगर भाई नहीं होते तो भाई से प्रॉब्लम्स होती। छोटे भाई होते बड़े मैम? छोटे बड़े नहीं, मंगल को छोटे भाइयों में किया जाता है। वैसे बड़े भी कह सकते हैं, छोटे भी कह सकते हो, लेकिन भाइयों से लिंक बना के रखते हैं। अब इसी वजह से देखिए कहीं ना कहीं आपका फ्रेंड सर्कल भी कम ही है, ज्यादा नहीं है। हाँ जी। तो यहाँ पे ये बाधक बना हुआ है, और आपको प्रॉब्लम भी आती होगी कई बार फ्रेंड से। हाँ जी। ये इस तरह से हमने टैली करना है। जब हम पूरी कुंडली टैली करते हैं ना, तो हमें बहुत सी चीजें सामने आती है। हम पहले एक एक पॉइंट को कर रहे थे ना, जब पूरी कुंडली करेंगे ना, तो हर पॉइंट पे हमें
नजर मारनी पड़ती है, ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे 4 नंबर आ जाता, जैसे कि मैं इसको एक बार रोटेट कर देती हूँ, अब 4 नंबर आ गया, तो 4 नंबर के लिए भी 11 नंबर की 11 भाव में जो राशि आएगी वो बाधक है, यानी कि 2 नंबर आ गए तो वीनस बाधक हो गया, यानी कि पत्नी से रिलेटेड कुछ ना कुछ उसे प्रॉब्लम आएगी, या पत्नी के साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती होगी। और जब भी बाधक ग्रह का टाइम पीरियड चलता है महादशा, अंतर्दशा, प्रांतर्दशा में, तो उस समय कुछ ना कुछ रुकावटें आती है। ये बाधक ग्रह का कारक है। बाधक ग्रह क्या होता है? रोकता ये है। चेंज कैसे किया मैडम आपने 4 को? किसी और की कुंडली लगाई है? नहीं, ये मैंने सॉफ्टवेयर से किया हुआ है, मैंने इसी में आपको समझाने की कोशिश करी है। मैम एक बार दोबारा रिपीट करेंगे मैम, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन। 11th हाउस को आप बाधक बता रहे हैं। मैं कमल जी की कुंडली लगाती हूँ। 11 नंबर की राशि है, 11 नंबर के लिए कौन बाधक होगा? 9 नंबर में जो बैठा है, यहाँ 11 नंबर में 9 नंबर की राशि बैठी है। जुपिटर। जुपिटर है, एक बार देखिए। धनु हो गया ना, सन भी हो गया। ये देखिए 9 नंबर में 9वें हाउस में कौन सी राशि है? वीनस। वीनस और शनि, सेवन लिब्रा। तो कहीं ना कहीं इनको जब जब वीनस का टाइम पीरियड आएगा ना, तो इनके काम में या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती होगी। मम्मी इसमें 9 नंबर हाउस क्यों नहीं देख रहे हम? 11 में, 11 पे तो 9 नंबर हाउस बन रहा है ना। मैंने अभी जो आपको समझाया था उसको समझिए कि 1, 4, 7, 10, अच्छा, उसमें जो भी राशि आएगी तब हम 11 नंबर की राशि देखेंगे। अच्छा, ठीक है ना। और 2, 5, 8, 11, तो यहाँ पे हम 9 नंबर की राशि देखेंगे कि 9th हाउस में कौन सी राशि आ रही, सॉरी 9th हाउस में कौन सी राशि आ रही है। ठीक है। 3, 6, 9, 12, तब हम देखेंगे 7वें भाव में कौन सी राशि आ रही है। ठीक है, सॉरी मैम। नहीं कोई बात नहीं, अरे इसमें सॉरी क्या बोलने वाली बात है। पूछो, क्लियर हुआ? मैम एक बार वो चार्ट वापस रिपीट कर दिखा देंगे एक बार। कौन सा वाला? अच्छा, जो अभी आपने बाधक वाला दिया था ना, बाधक स्त्री लगन और बाधक वाला। जी मैं वो कर देती। अच्छा, वैसे पीडीएफ मिल गई है ना सबको? मुझे एक बार बताइएगा। हाँ, मिल गई मैम। मैंने ये पूरी बेसिक की पूरी पीडीएफ भेज दी थी। मिल गई है मैम, यहाँ तक, एंड तक ना, तो एक बार उसको भी जरूर रीड करिएगा। देखिए 1, 4, 7, 10 ये लगन में आ जाए, ये राशि लगन में आ जाए, मतलब कि इस लगन की राशि लगन में आए, तो 11th हाउस में जो भी राशि आएगी वो बाधक होगी। 2, 5, 8, 11, यानी कि यहाँ पे 2 नंबर की राशि आए, 5 नंबर की राशि आए, 8 नंबर की राशि आए या 11 नंबर की राशि आए, तो उसमें कौन बाधक होगा? जो 9वें भाव में 9th हाउस में जो भी राशि आएगी वो बाधक होगी। फिर 3, 6, 12, 9 लगन में 3, 6, 12, 9 में से कोई भी राशि आ जाए तो उसके लिए 7वें हाउस में जो राशि आएगी वो बाधक होगी। समझ में आया? मतलब चाहे मैम फेवर भी हो, एंटी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ठीक है ना। वो बाधक, वो रुकावट देगी। पहले हमने क्या कॉन्सेप्ट करा था कल लास्ट क्लास में? मारक का, ये बाधक का। मारक क्या होता है? जो मृत्यु तुला कष्ट देता है। लेकिन मारक को हमेशा हम तब कंसीडर करेंगे जब लास्ट स्टेज हो बंदे की। बाधक लाइफ में चलता रहता है, हर थोड़े टाइम पे जब बाधक की दशा, अंतर्दशा, प्रांतर आएगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा ही देगा। ठीक है, अब आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। ठीक है। ओके, कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो पूछ लीजिएगा, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। और ये जो पीडीएफ फाइल है ना, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? जी। तो मैम केपी में भी यूज होंगे सारे ये जो भी हम पढ़ेंगे, तो काम आएंगे? केपी में भी काम आएंगे। बेसिकली देखिए, केपी में हम तो कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे, लेकिन इसको भी हम साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोऑर्डिनेट से हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो इससे रिजल्ट मिल जाता है, और इससे रिजल्ट नहीं मिलता है तो कोऑर्डिनेट से रिजल्ट मिल जाता है।
वैसे ही वैदिक है जो मैम अभी हम बेसिक करें, वैदिक का है ये सारा। हाँ, ये सारा वैदिक का, ये वैदिक का बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे को थोड़ा सा क्लियर करना था, तो अब यहाँ तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। मैम इसमें मेरे को एक डाउट है मैम, बाधागृह में जैसे आपने लिखा है कि स्थिर स्वभाव राशि चंद्रमा से देखी है, लगन से देखी है तुमने? एक मिनट रिपीट करिएगा क्वेश्चन। मैम जो आपने नीचे लिखा है स्थिर स्वभाव की राशि, ये चंद्रमा से लिया है तुमने, ये उससे लिया है? लगन से। मैम अगर लगन से लिया स्थिर स्वभाव, जैसे मेरा कुंभ लगन हुआ तो आपने 8 आएगा ना? आपका कुंभ लगन हुआ, एक मिनट, 11th में 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नहीं 7 आएगा, देखो 9th में देखेंगे ना हम। मैम जैसे आपने लिखा ना स्थिर स्वभाव की राशि वृष राशि कुंभ हो तो 9, अच्छा 9वें स्थान, 9th हाउस में जो सी भी राशि आएगी वो कंसीडर की जाएगी, ठीक है ना। एक बार इसको पढ़िएगा फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जैसे मैम 9th हाउस में 3-4, अच्छा राशि तो एक ही होगी, वो तो प्लैनेट पड़ेंगे उसमें। बिल्कुल, राशि तो एक ही रहेगी, राशि अलग अलग, दो राशि एक हाउस में एक साथ नहीं आती है। ठीक है मैम, ठीक है, चलो अब यहीं पे ओवर करते क्लास। थैंक यू मैम, बाय। नमस्कार मैम। बाय। थैंक यू मैम।